Hello friends, so welcome to Pharmacology 3rd. So in this lecture, we discussing about whole unit of first Pharmacology 3rd. ठीक है, तो in this lecture we discussing about Pharmacology 3rd. So इससे पहले हम Pharmacology 1st और Pharmacology 2nd को पढ़ चुके हैं. आज के इस लेक्चर में हम 6 सेमेस्टर की Pharmacology 3rd का जो फर्स्ट यूनिट है उसको पूरा कवर करेंगे, जिसमें हमें फर्स्ट यूनिट 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है. हमारा पहला है फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब जो लंग्स वगैरह पे अटैक करता है वैसा. तो इसमें है एंटी एस्थमेटिक ड्रग, ड्रग यूज्ड इन मैनेजमेंट ऑफ COPD, एक्सपेक्टोरेंट, एंटीटेसेसिव और नजरल डिकंजेस्टेंट, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट. देन सेकेंड पार्ट है इस यूनिट का फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जिसमें एंटी अल्सर एजेंट, ड्रग है फॉर कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया, एपेटाइट स्टिमुलेंट, सप्रेटेंट और डाइजेस्टेंट एंड कार्मिनेटिव, इमेटिक्स, एंटीमेटिक. ठीक है, तो मेनली इसमें हमारा जो मेन है एंटी एस्थमेटिक, फिर एक्सपेक्टोरेंट एंड टेसेसिव, देन फिर है एंटी अल्सर, देन ड्रग यूज्ड इन कॉन्स्टिपेशन डायरिया, फिर है एंटीमेटिक्स जो मेन है इसमें. ठीक है, तो ये 5 टॉपिक्स में मेन है. तो स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट को. तो पहला जो हमारा हम पढ़ेंगे पहला एंटी अस्थमेटिक ड्रग फार्माकोलॉजी. ठीक है, तो अस्थमा क्या होता है, तो व्हाट इज अस्थमा. तो बेसिकली ये हमारा क्या होता है, ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसमें ड्रग एक्ट करती हैं. तो फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम. ठीक है, तो बेसिकली नोज से लेके माउथ से लेके फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैचिया, ब्रोंचियस, एल्वोली, ये सब हमारा किस में आता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में. तो पहला हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट क्या क्या होते हैं, डायफ्राम, एल्वोली, ब्रोंचियस वगैरह, लंग्स. ठीक है, तो ये सब हमारे पार्ट हैं किसके, रेस्पिरेटरी सिस्टम के. तो बेसिकली ये लिखा हुआ है यहाँ पे, द सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी रिक्वायर ऑक्सीजन स्टे अलिव. जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो एल्वोली होते हैं उनको एल्वेओली ये सेल होती है, इन्हें ऑक्सीजन चाहिए होती है ह्यूमन को सर्वाइव करने के लिए. ठीक है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है, हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, O2 लेते हैं और CO2 बाहर छोड़ते हैं. तो ये हमारे रेस्पिरेटरी सेक का फंक्शन होता है. अब मेजर 3 पार्ट होते हैं रेस्पिरेटरी में, एयरवे होता है, लंग्स होता है, मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन होता है. ठीक है, जिसमें एयरवे में नोज, माउथ, फेरिंग्स, लैरिंग्स वगैरह आते हैं. ठीक है, उसके बाद इसमें लंग्स का काम क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन टू कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, और मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन में जो डायफ्राम है और इंटरकोस्टल मसल है जो हमारी चेस्ट के बीच में होती है. ठीक है, एब्डोमिनल और चेस्ट, तो ये सब हमारे किसके पार्ट है, रेस्पिरेटरी. तो ये सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस समझ लो कि रेस्पिरेटरी होता क्या है. अब हमारी ड्रग पहली है ड्रग यूज. इस फार्माकोलॉजी में हमें पढ़ना क्या है, तो बेसिकली हमें ड्रग का क्लासिफिकेशन, मोड ऑफ एक्शन और थेरेप्यूटिक इफेक्ट और क्लिनिकल यूज, साइड इफेक्ट वगैरह पढ़ने हैं. ठीक है, तो यही सेम सब फार्माकोलॉजी में यही पढ़ा जाता है कि क्लासिफिकेशन, मोड ऑफ एक्शन, थेरेप्यूटिक इफेक्ट, क्लिनिकल यूज, साइड इफेक्ट वगैरह. ठीक है, तो पहली ड्रग है हमारी एंटी एस्थमेटिक. तो एंटी एस्थमेटिक क्या ड्रग है, जो दीज आर दो ड्रग ट्रीट अस्थमा. अब अस्थमा क्या होता है, अस्थमा बेसिकली 3 कंडीशन होती है. क्या होता है, जैसे ये हमारा ब्रोंचियल जो मसल है, हमारा ब्रोंचियल मसल. ठीक है, जिसे मसल्स ऑफ ब्रोंची बोलते हैं, जिससे एल्वोली हमारी कनेक्ट है. ठीक है, तो इट इज द कंडीशन विच ए पर्सन एयरवेज बिकम इन्फ्लामेड, मतलब उसमें इन्फ्लामेशन आ गया है, या तो नैरो हो गया, या स्वेल हो गया, या प्रोड्यूस एक्स्ट्रा म्यूकस. मतलब 3 कंडीशन होती हैं. क्या होता है, पहले क्या था, ये नॉर्मल एल्वेली मसल था. ठीक है, या ब्रोंचिया मसल था. ठीक है, ये हमारी ब्रोंचियस है जहाँ से हमारा सिक्रेशन जाता है. ठीक है, तो ये ब्रोंचियस मसल पहले नॉर्मल थी. अब क्या हुआ ड्यूरिंग द अस्थमा, या तो उसमें स्वेलिंग हो गई है, ये जो स्वेल हो गया है. ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है, या तो पैसेज जो ये पहले इतना बड़ा था अब ये नैरो हो गया है. ठीक है, उसकी वजह से भी अस्थमा हो रहा है. या जो इसमें क्या होता है, ये म्यूकस होता है जो इसमें प्रोड्यूस होता है. ठीक है, जिसे हम कफ भी बोलते हैं, तो वो ज़्यादा एक्सेसिव म्यूकस प्रोड्यूस होने लगा तो उससे भी अस्थमा हो जाता है. ठीक है, तो अस्थमा क्या है, इट इज़ द कंडीशन व्हेन द पर्सन एयरवे बिकम इन्फ्लामेड, नैरो, स्वेल और प्रोड्यूस एक्स्ट्रा म्यूकस कॉल्ड अस्थमा. ठीक है, और डिफिकल्टी इन ब्रीथ. ठीक है, अब कॉजेस क्या है अस्थमा की, तो बेसिकली अस्थमा की कॉजेस इन्फेक्शन है, इरिटेंट है, पॉल्यूटेंट है, एक्सरसाइज है, एक्सपोज कोल्ड एयर में, मतलब ठंडियों में अस्थमा हो जाता है, फाइरोजेनिक, स्ट्रेच, एंगर, स्मोक, डस्ट, पॉलन वगैरह, इनकी वजह से अस्थमेटिक कंडीशन हो जाती है. ठीक है, अब सिम्टम्स क्या है इसके, कि डाइस्फोरिया मतलब ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी, वीजिंग होगी, वीजिंग मतलब जो सीटी की तरह साउंड आता है. ठीक है, कम बोल पाते हैं, और फिर कफ हुआ. ठीक है,
तो ये अस्थमा में सिम्टम्स हैं। अब टाइप्स ऑफ अस्थमा है, तो 2 टाइप के मेन अस्थमा होते हैं, एक्सटेंसिव इंटेंसिव, और ये सारे ऑल टाइप हैं, ठीक है। तो आपको मेन 2 ही टाइप, एक एलर्जन अस्थमा, एक नॉन एलर्जिक अस्थमा। एलर्जन जो एलर्जी की वजह, एलर्जन डस्ट पॉल्यूशन इनकी वजह से हुआ है, नॉन एलर्जिक ड्यूटी स्ट्रेस और कोल्ड की वजह से हुआ है। और ये मोस्टली टाइप है अस्थमा के, कैसे कैसे होते हैं इन्हें पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं है आपको। फिर है मोड ऑफ एक्शन ऑफ अस्थमा, कि अस्थमा होता कैसे। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे ये किसी की बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, तो इसमें क्या होता है, बाहर से कोई पार्टिकल आया, ठीक है, फॉरेन सब्सटेंस, तो क्या होती है, नोज के थ्रू वो आता है, देन लंग्स में जाता है, फिर वहाँ पे इन्फ्लामेशन कॉज करेगा, या तो वो फॉस्फोलिपिड से फॉस्फोलाइपेज A2 से एरेक्नोइड एसिड प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह रिलीज होंगे, जिससे क्या होगा, वहाँ इन्फ्लामेशन होगा। देन हमारा इम्यून सिस्टम भी जग जाएगा, जिससे हमारा रिलीज ऑफ मीडिएटर जैसे हिस्टामिन, प्रोटीएस, एंजाइम और TNF अल्फा वगैरह रिलीज होंगे, जो क्या करेंगे, इन्फ्लामेशन कॉज करेंगे, ठीक है। तो ये अस्थमा की कंडीशन होती है। क्या हुआ कि ये बॉडी थी, इसमें क्या हुआ, फॉरेन पार्टिकल आया, जिससे जो लंग्स में पहुंचा नोज के थ्रू, और उस लंग्स ने क्या किया, फिर इन्फ्लामेशन कॉज करना शुरू कर दिया। इन्फ्लामेशन कॉज कैसे किया, कि हमारे जो बॉडी थी वो इन्फ्लामेशन के लिए फॉस्फोलिपिड, प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह रिलीज करने लगी, और हिस्टामिन, प्रोटीएस, एंजाइम ये सब रिलीज करने लगी, जिससे इन्फ्लामेशन हो गया। तो इसे बोलते हैं अस्थमा, ठीक है। तो अब इन्फ्लामेशन में क्या होगा कि या तो हमारा जो पैसेज होगा उसका वो नैरो हो जाएगा, और म्यूकस ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगेगा, या स्वेलिंग हो जाएगी। तो ये इन्फ्लामेशन में कंडीशन हो जाती है। तो ये यहाँ पर वही दिखाया रखा है कैसे होता है कि एलर्जन आया, एंटीजन के साथ अटैच हो गया एलर्जन, अब ये एंटीजन एंटीबायोटिक इसका कॉम्बिनेशन बन गया, जिससे क्या होगा, जो सेल थी हमारा बॉडी में एंटीजन, वो क्या करेगी, हिस्टामिन, TSS अल्फा मास्ट सेल क्या हो जाएगी, डीग्रेनुलेशन हो जाएगा, और जिससे इन्फ्लामेटरी मीडिएटर रिलीज हो जाएंगी और अस्थमा कॉज हो जाएगा, ठीक है। क्या हुआ, कोई एलर्जन आया, और वो इस एलर्जन क्या हुआ, एंटीजन्स के साथ, एंटीबायोटिक के साथ कंबाइन हो गया, जिससे हमारा क्या हुआ, ये मास्ट सेल डीग्रेनुलेशन हो गया और रिलीज हो गया इन्फ्लामेटरी मेडिएटर, और जिन्होंने अस्थमा कॉज कर दी। अब ट्रीटमेंट तो ये सेल्फ केयर वगैरह है, क्विट स्मोकिंग है, इम्प्रूव लाइफ स्टाइल वगैरह। अब ड्रग बेसिकली कौन सी यूज होती है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी अस्थमेटिक ड्रग, तो बेसिकली 4 टाइप से क्लासिफिकेशन है। पहला ब्रोंचोडाइलेटर, जिसमें हमारे बीटा-2 सिम्पैथोमिमेटिक, सॉल्ब्यूटामैल, टर्बोटालिन, ब्यूटामेरॉल और सॉल्मेट्रॉल वगैरह आते हैं, ठीक है। फिर मिथाइलजेंथिन में हमारा थियोफाइलिन, जिसमें फाइलिन लगाओ, अमीनोफाइनिल वगैरह, ठीक है। देन हमारे एंटीकोलिनेजिन में आइप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टियोप्रोपियम ब्रोमाइड, ठीक है। तो ये बेसिकली इसमें आते 3 ब्रोंचोडाइलेटर। तो इनको याद करने की ट्रिक है हमारी, क्लासिफिकेशन को 4-5 टाइप से क्लासिफिकेशन है एंटी अस्थमेटिक का। पहला ब्रोंचोडाइलेटर, दूसरा ल्यूकोट्रीन एंटागोनिस्ट, तीसरा एंटी आईजी बॉडी, और मास्ट सेल स्टेबलाइजर कॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो ब्रो से आप याद कर सकते हो, ब्रो ल्यूके तेरी आंटी ले गई मस्त कॉटी, ठीक है। तो इससे आप याद कर सकते हो, ब्रो से ब्रोंचोडाइलेटर, ल्यूकोट्री से ल्यूकोट्रीन एंटागोनिस्ट, एंटी ले गई से एंटी आईजी एंटीबॉडी, और मास्ट से मस्त क्रॉन से याद कर सकते हो, मास्ट सेल स्टेरॉइड, क्रॉन से कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ठीक है। तो यही सेकंड वाले हैं ल्यूकोट्रीन एंटागोनिस्ट में। पहले हमारे कौन से थे, ब्रोंचोडाइलेटर, जिसमें सिम्पैथोमिमेटिक, एंटीकोलिनर्जिक और एंटीकोलिनर्जिक और मिथाइलजेंथिन वगैरह, ठीक है। और इसके बाद हमारे ल्यूकोट्रीन एंटागोनिस्ट में जो हमारे ब्लॉक करते हैं सिस्ट-1 रिसेप्टर, मॉन्टेल्यूकाट, जैफिल्यूकाट वगैरह। देन मास्ट सेल स्टेबलाइजर में जो मास्ट सेल के डीग्रेनुलेशन को प्रिवेंट करते हैं, जैसे सोडियम क्रोमोग्लाइकेट या कीटोफिनॉन, ठीक है। देन कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, जो प्रिवेंट करते हैं इन्फ्लामेशन को, जैसे 2 टाइप के होते हैं, सिस्टमिक और इनहेलेशन। सिस्टमिक में हाइड्रोकॉर्टिसोन, प्रेडनिसोन, इनहेलेशन में बिक्लोमेथासोन और डेपियोमेट और बीफ्लोसाइड और फ्लूमेसेल, ठीक है। और उसके बाद एंटी आईजी एक ही ड्रग है इसमें, ओमालीजुमैब, ठीक है। तो देखते हैं सारे क्लासिफिकेशन के मोड ऑफ एक्शन, ठीक है। तो हमें बेसिकली यही पढ़ना होता है इसमें, क्लासिफिकेशन, मोड ऑफ एक्शन, उनके एडवर्स इफेक्ट, ठीक है। सो दीज आर दो ड्रग। ब्रोंचोडाइलेटर क्या है, जो हमारे ब्रोंचियस को डायलेट कर देते हैं। तो दीज आर वो ड्रग विच ओपन द एयरवेज ऑफ लंग्स एंड मेक ब्रीथिंग इजीियर, जो इजी बना देते हैं, डायलेट द एयरवे। 3 मैन ऑफ क्लास बीटा-2 सिम्पैथोमेटिक, मिथाइलजेंथिन, एंटीकोलिनर्जिक, ठीक है। अब मोड ऑफ एक्शन क्या है कि जो ये ड्रग होती हैं बीटा-2 सिम्पैथोमेटिक, ठीक है। तो इसमें ये ड्रग क्या करती हैं, दीज ड्रग आर देयर एक्शन बाय में बीटा-2 रिसेप्टर एगोनिस्ट होते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से वर्क करती हैं, कैसे कि ये ड्रग करती हैं व्हेन ड्रग इंड्यूस इन अस्थमा, सो इट बाइंड बीटा-2 रिसेप्टर
एंड एक्टिवेट एडिनाइल साइक्लेज, ठीक है, एडिनाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करेंगे और पाथवे ऑफ GPCR से इंक्रीज CAMP विच फर्दर डिक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ MLC के, ठीक है, देन रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन, सो मसल आर रिलैक्स हो जाती हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये ड्रग क्या करती हैं, ये ड्रग जैसे हमारे सिम्पैथोमिमेटिक एंटीकोलिनर्जिक है, तो ये क्या कर देती है, MLC के कंसंट्रेशन को घटा देती हैं ड्यू टू इंक्रीज इन CAMP प्रोडक्शन। CAMP का प्रोडक्शन बढ़ता है और इसकी MLC की कंसंट्रेशन घट जाती है, जैसे माइसिन लाइट चेन काइनेस बोलते हैं। तो ये MLC के जो होता है ये कॉन्ट्रैक्शन करवाता है स्मूथ मसल्स में, ठीक है, तो उनका नैरो बना देता है। तो इससे क्या होता है, इसकी कंसंट्रेशन को घटा दो और CAMP की बढ़ा दो, तो वो क्या करेंगे, हमारे रिलैक्स हो जाएंगी मसल्स, ठीक है। तो ये हमारा काम होता है बेसिकली ड्रग का। तो जैसे हमारा β2 सिम्पैथोमिमेटिक अटैक हुआ इस पर, सॉल्ब्यूटामोल वगैरह, ठीक है, उसने क्या किया कि ATP से CAMP जो बनना था वो बनना स्टार्ट ज़्यादा बनने लगा, और उससे क्या हुआ, इधर ये फॉस्फोडाइएस्ट्रेस PDE एंजाइम होता है, इससे AMP में कन्वर्ट होता है, फिर CAMP बनता है। तो ये फॉस्फोडाइएस्टर यहाँ पर ड्रग हमारी मिथाइल जैंतन PDE इनहिबिटर होती है, वो इसको इनहिबिट कर देती है, जिससे CAMP का प्रोडक्शन और बढ़ जाता है, ठीक है। देन हमारी अगर इसका प्रोडक्शन बढ़ता है तो MLC की कंसंट्रेशन घट जाती है और कॉन्ट्रैक्शन की जगह रिलैक्सेशन हो जाता है मसल के अंदर। ऐसी ही कोलिनर्जिक ड्रग है, तो ये हमारे M3 रिसेप्टर पर बाइंड होंगी, जिससे ये PLC की कंसंट्रेशन को बढ़ा देंगी, और PLC का प्रोटीन काइनेस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, जिससे कैल्शियम कंसंट्रेशन बढ़ेगी और MLC को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। लेकिन ये करेंगे फिर क्या करते हैं, अगर हमने ड्रग दे दी तो ये ब्लॉक कर देंगे इस रिसेप्टर को, जिससे ये PD प्रोटीन काइनेस ये सब कुछ नहीं बनेगा और MLC की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। तो यही यहाँ पे मोड ऑफ एक्शन है। तो ये आप एक सीधा मोड ऑफ एक्शन लिख सकते हो। ये ड्रग क्या करते हैं, इंक्रीज CAMP कंसंट्रेशन इन मास्ट सेल और डिक्रीज रिलीज ऑफ मेडिएटर, ठीक है, और β2 एगोनिस्ट मोर इफेक्टिव थ्रू इनहेलेशन, ठीक है, जैसे β2 सिम्पैथोमेटिक में हमारा सॉल्ब्यूटामोल या एल्ब्यूटेनोल। तो ये हाईली सेडेटिव β2 एगोनिस्ट होता है, शॉर्ट एक्टिंग β2 एगोनिस्ट सावा बोलते हैं इसे, ठीक है, और रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है, ठीक है इसका। और उसके बाद इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स ये सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आप सीधे सीधे सब में बना के लिख सकते हो कि कैसे हम लेते हैं। इनहेल्ड ले सकते हैं, बायोएबिलिटी 50% होती है, ओरल के थ्रू, इनहेल के थ्रू 100% बायोएबिलिटी होती है। उसके बाद ये डोज इसकी 2 से 4 mg ली जाती है और इनहेलेशन में 100 to 200 माइक्रोग्राम ली जाती है, ठीक है। अब जैसे ये हमारा थियोफाइलिन टैबलेट है, ठीक है, तो ये थियोफाइलिन सॉल्ब्यूटामोल और थियोफाइलिन दोनों कॉम्बिनेशन में आते हैं, मेथाइलजेंथिन और β2 एगोनिस्ट। और ऐसे ही हमारे टर्ब्यूटालिन सल्फेट एंड ब्रोमोहेक्जिन वगैरह कॉम्बिनेशन में आते हैं, ठीक है। तो ये हमारी ड्रग है। तो इसमें हमारी टर्ब्यूटामिल है, सिमिलर सॉल्ब्यूटामोल की तरह ही एक्शन होता है इसका भी, कि ये क्या करते हैं, CAMP कंसंट्रेशन को घटा देते, वो बढ़ा देते हैं, और जिससे क्या होता है MLC की कंसंट्रेशन घट जाती है और कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्सेशन हो जाती है। जैसे इसकी डोज ओरली 5 mg दी जाती है, ठीक है, और देन बीमेट्रोल है, तो ये कॉम्बिनेशन में आता है टर्ब्यूटामिल और ब्रोमोहेक्जिन के साथ, ठीक है। तो ये हमारा ये प्रोड्रग होता है वो टर्ब्यूटालिन का, ठीक है, यूजिन नॉक्रोटल एंड क्रॉनिक अस्थमा, ठीक है। देन हमारा सॉल्मेट्रॉल है, ठीक है, तो ये भी हमारा क्या होता है, लॉन्ग एक्टिंग β2 एगोनिस्ट होता है, ठीक है, इसे लावा भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लॉन्ग एक्टिंग, और ये कॉम्बिनेशन में आता है सॉल्मेट्रॉल 25 mg और ग्लूकोटेसियोन, ठीक है। देन हमारा फिब्रोटॉल है। तो इतनी सारी ड्रग आप पढ़नी चाहिए। देन आप मिथाइल जेंथिन में जिसमें फाइलिन लगा हो, थियोफाइलिन वगैरह, ठीक है। तो दीज आर मोस्टली यूज टू ट्रीट अस्थमा। दी ड्रग देयर एक्शन बाय इनहिबिटिंग PDE एंजाइम इन ब्रोंचियल स्मूथ मसल। मोड ऑफ एक्शन क्या है, CAMP रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रग ब्रोंचोडाइलेशन, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, CAMP कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं और फॉस्फोडाइएस्टर एंजाइम को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है, जिससे CAMP की डिग्रेडेशन जो होता है वो घट जाता है और वो उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है, तो हमारा अस्थमा ठीक हो जाता है, ठीक है। तो इसमें ड्रग है हमारी थियोफाइलिन, अमीनोफाइलिन, कॉलिन थियोफेनाइलेट, हाइड्रोक्सी इथाइल थियोफाइनिन और डॉक्सोफाइलिन, ठीक है। तो ये सब याद कर सकते हो जिनमें फाइनिन लगाओ, ठीक है। फिर इसकी फार्माकोकाइनेटिक है, अब जो ओरली हाफ लाइफ कितनी होती है बॉडी के अंदर की, कितने टाइम में हाफ हो जाती है, तो वो होती है 7 to 12 आवर तक, ठीक है। और ADR कितनी है, हेडक, इसके ADR क्या है, हेडक है, नर्वसनेस है, नोजिया है, CNS टॉक्सिटी और GI इरिटेट। देन हमारे एंटीकोलिनर्जिक का भी मोड ऑफ एक्शन सेम ही होता है कि ये क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं M3 रिसेप्टर को
और GPCR को, जिससे हमारा एंटीजन एंटीबॉडी नहीं फॉर्म हो जाती, नॉट PLC एक्टिवेट नहीं हो पाता, फिर IPD है जो कैल्शियम की कंसनट्रेशन है वो नहीं बढ़ पाती, और सो एक्टिन मायोसिन बाई MLC के वो भी घट जाता है, और जिससे हमारा ब्रोंचोडाइलेशन की जगह वो कॉन्ट्रैक्शन की जगह डायलेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली एंटीकोलिनर्जिक का मोड ऑफ एक्शन होता है। कैसे? ये ब्लॉक कर देंगे उस रिसेप्टर को, तो वहाँ से क्या होगा, कैल्शियम की कंसनट्रेशन भी नहीं बढ़ेगी, मतलब IP3 डैक पासवे नहीं चलेगा, और उससे क्या होगी, जो एक्टिन वो MLC के थी उसकी कंसनट्रेशन घट जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिकली एंटीकोलिनर्जी का वर्क होता है। अब उसके बाद ड्रग क्या है, इसमें हमारी आइपोट्रोपियम ब्रोमाइड और टियोप्रोपियम ब्रोमाइड वगैरह है। ठीक है, अब यूजेस का इनके वही अस्थमा में यूज होते हैं। ठीक है, मेनली COPD में, और डाउलिन इनहेलर नाम से ब्रांड में आती है, जिसमें सॉल्बिटामोल होती है और आइपोट्रोपियम ब्रोमाइड होती है। ठीक है, अब देन हमारा ल्यूकोट्रीन एंटागोनिस्ट है। दीज ड्रग गिव बाय एक्शन बाय इनहिबिटिंग ल्यूकोट्रीन रिसेप्टर। ठीक है, ल्यूकोट्रीन रिसेप्टर क्या होते हैं, ये इन्फ्लामेशन जो कॉज करवाते हैं। ठीक है, जैसे हमारा फॉस्फोलिपिड क्या होता है, फॉस्फोलाइपेस A2 बनाता है, फिर एराकिडोनिक एसिड, फिर ल्यूकोट्रीन बनते हैं, और फिर सिस्टेनाइल ल्यूकोट्रीन बनता है। ठीक है, अभी सिस्टेनाइल ल्यूकोट्रीन पे अगर कुछ भी हमारा एंटीजन बाइंड होता है तो ये क्या करता है, इन्फ्लामेशन कॉज करवाता है, ब्रोंचोकॉन्स्ट्रिक्शन। लेकिन अब हमने क्या किया है, यहाँ ड्रग दे दी अपनी, जैसे मोन्टेल्यूकास्ट, जेफ्रीलुकास्ट वगैरह, तो वो क्या करेंगे, सिस्टीन ल्यूकोट्रीन और CST-LT1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे, जिससे ये ब्रोंचोडाइलेशन कराएगा ड्रग, और एयरवे म्यूकस सिक्रेशन को घटा देगा, तो जिससे हमारा अस्थमा ट्रीट हो जाएगा। सो दीज ड्रग कम्प्लीटली एंटागोनाइज CYST1T रिसेप्टर। ठीक है, और ब्रोंचोकॉन्स्ट्रिक्शन, दीज ड्रग कॉज ब्रोंचोडाइलेशन। ठीक है, सो हमारा ये जैसे ब्यूमेट्रॉल एंड मोन्टेल्यूकास्ट की टैबलेट आती है मार्केट में, जेफ्रीलुकास्ट वगैरह। ठीक है, अब यूजेस क्या है, माइल्ड एंड मॉडरेट अस्थमा में। ठीक है, साइड इफेक्ट क्या है, बहुत कम है, अब्डोमिनल पेन, हेडेक वगैरह, रैसेस वगैरह आते हैं। ठीक है, अब फार्माकोकाइनेटिक, अब जो ओरली T-half कितना होता है, 3 to 6 आवर। देन मास्ट सेल स्टेबलाइजर है। अब ये मास्ट सेल स्टेबलाइजर क्या करते हैं, जो क्या हो रहा था, कोई एंटीजन आ रहा था और मास्ट सेल पे एंटीबॉडी लगी हुई थी, तो वो क्या कर रहे थे, उस मास्ट सेल को डिग्रेड कर रहे थे, जिससे इन्फ्लामेटरी मीडिएटर रिलीज हो रहे थे। अब ये मास्ट सेल स्टेबलाइजर क्या करते हैं, इस पे बाइंड होके क्या करते थे, इसको स्टेबलाइज कर देते हैं, ये अपना ब्रस्ट नहीं हो पाती मास्ट सेल, तो जिससे क्या होता है, ये मीडिएटर रिलीज नहीं होते और हमारा अस्थमा नहीं होता। ठीक है, तो दीज आर एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट वर्क बाय इनहिबिटिंग द डीग्रैनुलेशन ऑफ मास्ट सेल। ठीक है, जो मास्ट सेल का डीग्रैनुलेशन उसको इनहिबिट कर देते हैं। ठीक है, अब मास्ट सेल स्टेबलाइजर में हमारे मास्ट सेल डीग्रैनुलेशन स्टॉप कर देंगे, जिससे रिलीज ऑफ मीडिएटर स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, और इन्फ्लामेशन डिक्रीज हो जाएगा, जैसे सोडियम क्रोमोग्लाइकोलेट और कीटोफिनॉन है। ठीक है, देन इसकी मार्केट में टैबलेट भी आती है कीटोटिफेन नाम से। ठीक है, ये कीटोटिफेन फेमरेट टैबलेट, तो ये हमारे मास्ट सेल स्टेबलाइजर होते हैं। ठीक है, और हमारा फिर है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या होते हैं, जैसे प्रिनिसोन वगैरह, दीज आर नॉट ए ब्रोंचोडाइलेटर, दे गिव एक्शन प्रोड्यूसिंग एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन। ठीक है, सो बाई इनहिबिट फॉस्फोलाइपेस A2 को इनहिबिट कर देते हैं, विच कन्वर्ट इन द एराकिडोनिक एसिड, दिस कॉज इन्फ्लामेटरी एक्शन। ठीक है, तो ये अगर हमारा फॉस्फोलाइपेस A2 ही ब्लॉक हो गया तो फिर तो हमारे कोई सा भी इन्फ्लामेशन मीडिएटर ही नहीं बनेगा, तो जिससे हमारा एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट देते हैं। ठीक है, तो ड्रग इसमें हमारी है 2 टाइप के, इनहेल्ड और सिस्टमिक। इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड में हमारे बेक्लोमेथासोन है, और फ्लूकोटिनोसप्रोपिनेट है, और बीडोनोसाइड है। ठीक है, तो ये हमारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड है। देन हमारे एंटी-IG एंटीबॉडी, जिसमें हमारी आती है एक ही ड्रग है, ओमालीजुमैब। सो ये हमारी फोवनाइड मोनोकोनल एंटीबॉडी एंटागोनिस्ट IgE है। ठीक है, तो ये हमारी ह्यूमन के द्वारा बनाई गई है। जो ओमालीजुब है ये मोनोकोनल एंटीबॉडी है। ठीक है, तो ये हमारी ये क्या करती है, एंटी-ID बॉडी ओमालीजुब मास्ट सेल में क्या करती है, सर्कुलेशन कर देती है। दिस ड्रग बाइंड विथ फ्री IG इन सर्कुलेशन विच कैन नॉट बाइंड विथ मास्ट सेल, सो ड्यू टू मास्ट सेल इज नॉट एक्टिवेट। अगर ये IG एंटीबॉडी नहीं होगी तो हमारी मास्ट सेल एक्टिविटी नहीं होगी, और रिजल्टिंग ब्रोंचोडाइलेशन, और वेरी एक्सपेंसिव भी होती है ओमालीजुब। ये इंजेक्शन आता है ओमालीजुब इंजेक्शन, जो एक्जोलर नाम से आता है, 150 mg। ठीक है, तो ये मेडिकेशन अब किसके साथ नहीं लेना चाहिए, अस्थमा की जो मेडिसिन है, जैसे एस्पिरिन की वजह से भी अस्थमा होता है, तो अस्थमा के साथ एस्पिरिन नहीं लेनी चाहिए। नॉन स्टेरॉइड नसेड के साथ अस्थमा नहीं लेना चाहिए, जैसे आइबुप्रोफेन वगैरह।
और बीटा ब्लॉकर्स के साथ भी हमें अस्थमेटिक ड्रग नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिकली एंटी अस्थमेटिक की ऑल हिस्ट्री थी, ठीक है। थैंक यू। तो अब सेकंड है हमारा ड्रग यूज इन मैनेजमेंट ऑफ COPD, ठीक है। तो COPD में भी सेम अस्थमा की तरह है, पर अब COPD की फुल फॉर्म समझिए कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज होती है, ठीक है। क्रॉनिक मतलब लॉन्ग टाइम तक रेजिस्टेंट और रिलेटेड टू लंग्स में रुकावट आ जाती है, ठीक है। तो एक ग्रुप ऑफ लंग्स डिसीज दैट ब्लॉक एयर फ्लो एंड डिफिकल्ट टू ब्रेथ, तो द क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी लंग डिसीज होती है COPD। ये किसकी वजह से होती है? क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसेमा की वजह से, ठीक है। अभी क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसेमा होता क्या है, ठीक है। तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में इन्फ्लामेशन इन ब्रोंचियल लाइक स्वेलिंग, नैरो पैसेज और इंक्रीज हो जाता है म्यूकस, ठीक है। तो ये ब्रोंचिस के अंदर म्यूकस का इंक्रीजन हो जाता है, तो जिससे ये क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होता है, ठीक है, मुंह का। तो इसमें क्या होता है, एल्वेली जो होते हैं हमारे एल्वियोली वो डैमेज होने जाते हैं, तो उसे बोलते हैं एम्फाइसेमा। तो एम्फाइसेमा क्या है? ड्यू टू एल्वेली एयर सैक डैमेज ड्यू टू द स्मॉल पासेज ऑफ एयर पास, ठीक है, कम एयर पास हो रहा है एयर उस पासेज से। तो ये हमारी दो कंडीशन होती हैं, इनकी वजह से हमारा COPD होता है। पहला होता है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस जिसमें म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, दूसरा होता है एम्फाइसेमा। एम्फाइसेमा में क्या होता है, एल्वेली हमारे डैमेज हो जाते हैं या स्मॉल पैसेज हो जाता है, ठीक है। अब कॉजेस क्या होती है? मेन स्मोकिंग की वजह से COPD होती है, एयर पॉल्यूशन, डस्ट, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन की वजह से। अब स्मोकिंग में भी हमारे COPD, हार्ट डिसीज, लंग कैंसर वगैरह करते हैं। अब ड्रग्स सेम ही हमारे COPD में ब्रोंचोडाइलेटर, एंटी कोलिनर्जिक, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एंटीबायोटिक, एंटीवायरल वगैरह, ठीक है। ब्रोंचोडाइलेटर में हमारे वही सिम्पैथोमिमेटिक, एल्ब्यूट्रॉल, सावा, लेबोट्रॉल और एर्फोमेट्रॉल, सॉल्मेट्रॉल वगैरह, ठीक है। और उसके बाद एंटीकोलिनर्जिक में हमारे आइपेट्रोपियम ब्रोमाइड और मोन्टेल्यूकास्ट वगैरह और कॉर्टिकोस्टेरॉइड, वैक्लोमेथासोन वगैरह, ठीक है। अब ये ट्रीटमेंट में कौन कौन सी? इनहेल्ड मेडिकेशन, ओरल मेडिकेशन। इनहेल्ड में हमारे ब्रोंचोडाइलेटर, सॉल्ब्यूटामोल वगैरह, ठीक है, सॉल्ब्यूटामोल और हमारे एल्ब्यूट्रॉल, लेबोट्रॉल वगैरह, ठीक है। और देन हमारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड में इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड, प्रेडनिसोलोन वगैरह, ठीक है। और देन हमारे मिथाइल जैंथिन में ओरल मेडिकेशन, ठीक है, जैसे थियोफाइनिन वगैरह और PDE4 इनहिबिटर्स, ठीक है। PDE4 इनहिबिटर जो हमारे मिथाइल जैंथिन होते हैं ये PDE4 इनहिबिटर ही होते हैं, ठीक है। तो ये ओरल मेडिकेशन में यूज होते हैं, ठीक है। अब ट्रीटमेंट ऑफ COPD में वही सेम है, कैसे कैसे ड्रग थेरेपी ले सकते हो, नॉन ड्रग थेरेपी से ट्रीटमेंट करवा सकते हो, ठीक है। अब एडवर्स अवॉइड डेंजरस इंटरेक्शन, जैसे ओपोइड हमें ड्रग नहीं लेनी चाहिए COPD के दौरान, बीटा ब्लॉकर, डायरेटिक्स वगैरह नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हमारे यहाँ पर COPD में सेम ही ड्रग है, उनका सेम मोड ऑफ एक्शन है, ठीक है, जैसे हमारे अस्थमा में। और उसके बाद है हमारे एक्सपेक्टोरेंट और एंटीटसेसिव, ठीक है। एक्सपेक्टोरेंट और एंटीटसेसिव होते क्या है? तो बेसिकली जो कफ होती है वो क्या होते हैं, हमारे कफ को ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग होती हैं वो होती है एक्सपेक्टोरेंट और एंटीटसेसिव, ठीक है। सो दीज आर दो ड्रग विच आर यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ कफ। कफ क्या होती है? खांसी आना, ठीक है। तो एक्सपेक्टोरेंट क्या होता है? एक्सपेल आउट म्यूकस बाय डायलेटिंग। एक्सपेक्टोरेंट क्या करते हैं? म्यूकस को क्या कर देते हैं? डायलेट कर देते हैं, ठीक है। डायलेट करने के बाद एक्सपेल कर देते हैं बाहर, ठीक है। एंटीटसेसिव क्या होते हैं? ये म्यूकस के सिक्रेशन को ही घटा देते हैं, कि म्यूकस का सिक्रेशन और डिक्रीज कर देते हैं कफ को, ठीक है, खांसी को। अब एक्सपेक्टोरेंट दो ड्रग विच प्रमोट द सिक्रेशन ऑफ स्पूटम इन द एयर पासेज, ठीक है। ये क्या कर देते हैं? प्रमोट कर देते हैं सिक्रेशन ऑफ म्यूकस। जैसे ये ह्यूमन है, ये हमारा ह्यूमन, इसके यहाँ पे ये म्यूकस है, यहाँ से क्या हुआ, ये म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिससे ये बाहर निकलने लगता है ये म्यूकस। तो हमारी ये एक्सपेक्टोरेंट का काम होता है, ठीक है। और एंटीटसेसिव क्या होते हैं? जैसे ये म्यूकस का प्रोडक्शन हो रहा है हमारे, ठीक है, ट्रैक में, ठीक है, एयर ट्रैक में, तो उससे क्या होगा, ये म्यूकस का प्रोडक्शन बंद हो जाएगा या ब्लॉक कर देगा एंटीटसेसिव, ठीक है। सो एक्सपेक्टोरेंट दीज आर दो ड्रग विच प्रमोट द सिक्रेशन ऑफ स्पूटम बाय द एयर पासेज एंड यूज टिश्यू कप, ठीक है। और एंटीटसेसिव क्या होते हैं? दीज आर दो ड्रग विच सप्रेस द कफिंग यूजिंग ट्रीट ड्राई कप, ठीक है। अब कप क्या होती है? कप क्या होता है? प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स होता है हमारा बॉडी का, ठीक है, प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स, और पर्पस बीइंग द एक्सपेल्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिक्रेशन, ठीक है। तो ये हमारा
रेस्पिरेटरी में जो भी होता है उसको सीक्रेट करता है फॉरेन पार्टिकल फ्रॉम लंग्स और एयर पासेस से, ठीक है, उनको बाहर निकालता है कफ। तो ये सडन फोर्सफुल, ये आप बोल सकते हो कफ क्या है, एक सडन फोर्सफुल हैकिंग साउंड है टू रिलीज एयर एंड क्लियर एंड इरिटेशन एयरवेज, ठीक है, एयरवेज को क्लीन करने के लिए। दो टाइप कप होती है, प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव। जो प्रोडक्टिव कप होती है या ड्राई कप बोल सकते हो, अनप्रोडक्टिव और प्रोडक्टिव। तो प्रोडक्टिव कप तो होती है हमारी वेट कप और ड्राई कप होती है हमारी अनप्रोडक्टिव। तो मेनली जो हमारी कप कॉज करती है वो होती है ड्राई कप। तो अनप्रोडक्टिव, दिस कप एक्चुअली साउंड ड्राई, नथिंग कम इन द कप, कप में कुछ भी नहीं आता और म्यूकस का सिग्रेशन घट जाता है। तो जैसे ड्यू टू स्मोकिंग, इन्वायरमेंट, इरिटेंट, एलर्जन, एलर्जी, अस्थमा की वजह से होता है। दूसरा होता है वेट कप। वेट कप में क्या होता है, हमारा प्रोडक्टिव कप होता है, ये हमारा यूजफुल होता है। सो दिस कप यूजुअली प्रोड्यूस सम म्यूकस इज, ऐसी कप जैसे कोल्ड एंड फ्लू के दौरान का हमारा वेट कप आती है, ठीक है, अस्थमा में, COPD वगैरह में, ठीक है। तो ये कॉजेस होती हैं वेट कप। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है कप का, तो बेसिकली क्या हुआ, जैसे ये बॉडी है ह्यूमन की, इसके अंदर कोई भी इरिटेंट आया, अब इरिटेंट क्या करेगा, इंटर एयरवे के अंदर होगा, देन स्टिमुलेट करेगा मकैनो कीमो रिसेप्टर को, थ्रॉट, रेस्पिरेटरी फासेज और स्ट्रेस रिसेप्टर होते हैं लंग्स में, ठीक है। अब देन वो क्या करेंगे, एम्परेंट इम्पल्स टू कप सेंटर मेडुला ओब्लंगेटा इन ब्रेन, ठीक है, वहाँ पे जाएंगे। अब मेडुला ओब्लंगेटा में एफरेंट इम्पल्स गई, अब वो क्या करेगी, पैरासिम्पैथेटिक एंड मोटर नर्व टू डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल, वहाँ पे जाएगी, देन इंक्रीज कर देगी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्रामेटिक एंड अब्डोमिनल और इंटरकोस्टल मसल का, ठीक है, जिससे कॉन्ट्रैक्शन होगा और प्रोड्यूस होगी कप और जो नॉइजी एक्सक्रीशन होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली मोड ऑफ एक्शन होता है। क्या हुआ, फॉरेन पार्टिकल आया, ये एयरवे था, इसके अंदर एंटर हुआ, उसने मकैनो कीमो रिसेप्टर को क्या कर दिया, स्टिमुलेट कर दिया। अब ये मकैनो कीमो रिसेप्टर क्या करेंगे, ये डायफ्राम जो होता है और इंटरकोस्टल मसल होती है उसका कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देंगे और जिससे क्या होगा, कप प्रोड्यूस होने लगेगी, ठीक है। अब अदर मोड ऑफ एक्शन क्या है कि जैसे फॉरेन पार्टिकल आया और उसने इन्फ्लामेशन कॉज की और म्यूकस का सिक्रेशन बढ़ा दिया और ब्लॉकेज कर दिया एयर पासेस को, जिससे भी कफ हो जाती है हमें, ठीक है। अब ड्रग यूज इन कप, तो बेसिकली हमारे तीन टाइप के कप यूज होते हैं, 4 टाइप के ड्रग है हमारे। पहला है फेरेंजियल डेमक्लेंट, ठीक है, जिसमें हमारे लॉजेंजेस है, सिरप्स है, ग्लिसरीन है, ल्यूकोराइस है, ठीक है, मुलेटी वगैरह, ठीक है। तो इसमें लॉजेंजेस है जिसमें हमारे फेरेंजियल डीमुलेक्टेंट है, दूसरे हैं एक्सपेक्टरेंट, तीसरे हैं एंटीटसेसिव, ठीक है। तो बेसिकली हमें जो एक्सपेक्टरेंट और एंटीटसेसिव पे ध्यान देना है, जिसमें हमारे सिग्रेशन इनहेंसर है और म्यूकोलाइट्स है, जिसमें पे पोटेशियम सिट्रेट है, पोटेशियम आयोडाइड है, और म्यूकोलाइट में ब्रोमोहेक्सिन, एम्ब्रोक्सोल और एस्टाइलसिस्टीन वगैरह। एंटीटसेसिव में ब्रोंचोडाइलेटर, सॉल्ब्यूटामोल, टर्ब्यूटालिन वगैरह। और दूसरे ओपोइड, नॉन ओपोइड, ओपोइड में कोडिन, इथाइल मोपिन, नॉन ओपोइड में नॉस्कोपिन और डेक्टोमेथोमोर्फिन। और एंटी एस्थमेटिक में हमारे क्लोरफेनारामीन और डाइफेनहाइड्रामीन, प्रोमेथाजीन, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन आपको याद करना होगा। इसमें आप पहला फेरेंजियल डिक्मुलेंट और उसमें हमारे लॉरेंजेस, सिरप, ग्लिसरीन, ल्यूकेरस वगैरह। एक्सपेक्टरेंट में सिक्रेशन इनहेंसर जो सिक्रेशन को बढ़ा देते हैं विद पोटेशियम से, पोटेशियम आयोडाइड वगैरह, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन आता है। देन म्यूकोलाइड और हमारे फिर एंटीटसेसिव में हमारे ब्रोंचो डायलेटर, सॉल्ब्यूटामोल, ओपोइड में हमारे कोडीन, नॉन ओपोइड में नॉस्कोसमिन और डेक्टोमेथोमोर्फिन, ठीक है। तो ये हमारी ड्रगों और एंटी हिस्टामिनिक में हमारी क्लोरफेनारामीन वगैरह, ठीक है। अब ये आप ऐसे ही याद कर सकते हो ट्रिक एडम। ए से हमारी क्या होगी, एंटीटसेसिव, डी से हमारी फेरेंजियल डिक्मुलेंट और ए से हमारा एडजेंसेंट एंटीटसेसिव और एम से हमारा मसल या म्यूकोलाइट बोल सकते हो, ठीक है। और ऐसे सिक्रेशन है इनहेंसर, ठीक है। अब एंटीटसेसिव में 3 टाइप के होते हैं, ओपोइड, नॉन ओपोइड और एंटीहिस्टामिनिक। एंटीहिस्टामिनिक में क्लोरफेनारामीन, डाइफेनहाइड्रामीन और प्रोमेथाजीन। और इसमें हमारा नॉस्कोपिन और डेक्टोमेथोफोर्मन, कोडीन और फिनोकोलिन, ठीक है। और इसके बाद फेरेंजियल, लॉरेंजेस, सिरप, ग्लिसरीन, ल्यूकेराइस वगैरह। और इसमें हमारे एंटीटसेसिव में सॉल्ब्यूटामोल, टर्ब्यूटालिन वगैरह, ठीक है, जो एंटीटसेसिव या ब्रोंचोडाइलेटर भी बोल सकते हैं। फिर हमारे म्यूकोलाइट्स हैं जिसमें ब्रोमोहेक्सिन है और एसिटाइल सिस्टमिक और कार्बोसिस्टीन है, ठीक है।
देन सिक्रेशन इनहेंसर पोटेशियम सिट्रेट, पोटेशियम हाइड्रेट और ग्वाइपीहेंसिन और वकासा वगैरह, ठीक है। अब ये फेरेंगुलर डिक्मुलेंट क्या करते हैं, ठीक है, डीमुलेसेंट क्या करते हैं, दे स्मूथ द थ्रोट एंड रिड्यूस द एफरेंट इम्पल्स फ्रॉम द इन्फ्लामेड इरिटेंट फेरेंगल म्यूकोसा, दस प्रोवाइड ड्राई कप, ठीक है। ये ड्राई कप प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो डिक्मुलेंट क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं एफरेंट इम्पल्स को, जिससे क्या होता है हमारा कप सेंटर से कप रिलीज होना कम हो जाता है, ठीक है। जैसे हमारे लॉन्जेस सिरप है और ग्लिसरीन वगैरह है, ठीक है। सो दे यूजुअली थ्रोट और क्लियर द पासेस, ठीक है। तो ये कप का प्रोड्यूस बढ़ा देते हैं ज़्यादा, ठीक है। देन सेकंड है एक्सपेक्टेंट में। सो हमारे में एक्सपेक्टेंट को हम म्यूकोकाइनेटिक्स नाम से भी जानते हैं, जो म्यूकस को की प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं और रफ्तार को बढ़ा देते हैं, ठीक है। काइनेटिक्स मतलब मूवमेंट को बढ़ा देते हैं। तो एक्सपेक्टेंट आर दो ड्रग विच प्रमोट द सिक्रेशन या स्पूटम ऑफ म्यूकस, ठीक है। सो दे आर गिवर their action by increasing bronchial secretion and reducing viscosity of mucus which helps in removal of cupping, ठीक है, जो का हेल्प करता है हमारा रिमूवल ऑफ कपिंग। इसमें सिक्रेशन इनहेंसर है, इसमें डायरेक्ट स्टिमुलेंट है। दी ड्रग इंक्रीज वाटरी सिक्रेशन विच डायलेट द म्यूकस एंड दे इंक्रीज रेस्पिरेटरी सिस्टम और क्लियर कफ, जैसे पोटेशियम आयोडाइड है, ठीक है। तो हमारे ये एक्सपेक्टेंट हैं, दो टाइप के होते हैं हमारे, ब्रोंचियल सिक्रेशन और म्यूकोकाइनेटिक्स। इसमें हमारे सोडियम पोटेशियम जेरेट, पोटेशियम आयोडाइड कौन से, ग्वाफेनेसिन या ग्लीसियल क्वानिक्लोट बोलते हैं, बाल्सम टोलू बाल्सम वगैरह, और अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। म्यूकोलाइटिक्स में ब्रोमोहेक्सिन एम्ब्रोक्सोल की सिरप आती है ना, तो ये सब हमारे एक्सपेक्टेंट। तो इसमें हमारे डाइफेन हाइड्रामीन, ये हमारी मेन सिरप होती है, जो इसमें डाइफेन हाइड्रामीन, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम सिट्रेट, मेंथॉन सिरप, तो ये हमारे क्या है एक्सपेक्टेंट का काम करती है, ठीक है। तो इसमें ब्रोंचियल सिक्रेशन इनहेंसर भी है और म्यूकोलाइट भी है, ठीक है। तो देन हमारे ऐसी हमारा कप एक्सपेक्टेंट के लिए आता है हमारा एक ट्रेडिशनल कप एक्सपेक्टेंट, जिससे पोटेशियम आयोडाइड और ओरल सोल्यूशन सस्पेंशन आता है। देन हमारा टर्ब्यूटालीन है या सल्फेट, ब्रोमोहेक्सिन और गुआनाफिसिन मेंथोल सिरप कॉम्बिनेशन में मार्केट में आता है। फिर आता है हमारा एम्ब्रोक्स, टर्ब्यूटालीन सल्फेट, मेंथोल सिरप, ठीक है। तो ये सब हमारे किसके हैं, स्टिमुलेंट, एक्सपोर्टेंट स्टिमुलेंट बढ़ा देते हैं। और रिफ्लक्स स्टिमुलेंट भी यही काम होता है कि ये रेस्पिरेटरी सिक्रेशन को थिन कर देंगे, पतला कर देंगे, जिससे जल्दी जल्दी हमारा जो कप होगा प्रोड्यूस होगा, ठीक है। देन हमारे म्यूकोलाइट्स हैं, म्यूकोलाइट्स क्या करते हैं, मूवमेंट या ब्रेक डाउन ऑफ म्यूकस, जैसे ब्रोमोहेक्सिन की तरफ है ये एम्ब्रोक्सोल और ब्रोमोहेक्सिन, ये म्यूकस के ब्रेक डाउन कर देते हैं, जिससे म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, ठीक है। तो ब्रेकडाउन जैसे ब्रोमोहेक्सिन, एसिटाइलसिस्टीन, एम्ब्रोक्सोल और कार्बोकोस्टीन। ब्रोमोहेक्सिन क्या होता है, ये ड्राइव फ्रॉम वसाका और विच इज म्यूकोलाइट या म्यूकोकाइनेटिक्स। तो मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, म्यूकस को ब्रेकडाउन, जैसे ये म्यूकस है इसका ब्रेकडाउन कर देंगे, छोटे छोटे पार्ट में छोड़ देंगे, जिससे क्या होगा म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और म्यूकस जल्दी जल्दी बाहर निकलेगा, ठीक है। तो कहाँ से, लंग्स से होते हुए, हमारे माउथ से होते हुए बाहर जल्दी जल्दी म्यूकस का प्रोडक्शन होगा। और एम्ब्रोक्सोल से ऐसी इसमें ड्रग हमारी दी जाती है, एम्ब्रोक्सोल ये ब्रोमोहेक्सिन सिमिलर होती है इसकी तरह मोड ऑफ एक्शन, ठीक है। तो ये हमारे ड्राई कप में यूज़ किया जाता है जब कप ना आ रही। अब देन एसिटाइलसिस्टीन, सेकेंड एसिटाइलसिस्टीन का भी ये हमारा एन एसिटाइल एल-सिस्टीन जानते हैं, और इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है जो म्यूकोप्रोटीन में प्रेजेंट इन स्पूटम मेक इट लेस विस्कस। तो ये डाइसल्फाइड बॉन्ड को क्या कर देता है, तोड़ देता है, जिससे म्यूकस का विस्कोसिटी घट जाती है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ओरली दिया जाता है इसमें, ठीक है। देन हमारा कार्बोसिस्टीन है, ये भी हमारा वो जो स्पूटम होता है उसको पतला कर देता है, ठीक है। तो ये हमारे ड्रग। अब यूजेस ऑफ म्यूकोलाइट, ये ट्रैचियोस्टोमी, विंड वाइव, ओपनिंग ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है, और लिस्टिन फाइब्रस, अस्थमा, ब्रोंचिसाइटिस वगैरह में यूज होते हैं, ठीक है। तो ये हमारी एम्ब्रोक्सोल, ब्रोमोहेक्सिन वगैरह, ठीक है, गुआनाफिन वगैरह से रखती है। उसके बाद एंटीटसेसिव में सो ऑल्सो नोन एज कप सेंटर सप्रेसेंट बोलते हैं, ठीक है। ये कप को सप्रेस कर देते हैं बाय द ब्रेन से, ठीक है। और इट अपोज एयर स्टॉप कप बाय यूजिंग कप एंड फोल्ड। एक्सपोनेंट क्या कर रहे थे, वो कप को प्रोड्यूस करवा रहे थे, ये कप को क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कफ एंड क्योर, यूज बोथ ड्राई एंड वेट कप टू मैन एंड द कंट्रोल द कप रेदर देन एलिमिनेशन, ठीक है।
तो मेन काम क्या होता है, कंट्रोल करता है कफ को एलिमिनेशन से ज़्यादा, ठीक है। तो इट सप्रेस कफ फ्रॉम कफ सेंटर और म्यूकस प्रोडक्शन को डिक्रीज कर देता है, ठीक है। अब ड्रग कौन सी है इसमें, ओपोइड एंटीटसेसिव और नॉन ओपोइड एंटीटसेसिव में पहली आती है कोडीन, फिर इथाइलमोर्फिन। तो कोडीन हमारी मार्केट में मिलती है। तो कोडीन क्या करती थी, ये हमारा एन ओपीएम एल्कोलॉइड होता है, सिमिलर एस मोर्फिन की तरह, मोर सेलेक्टिव फॉर कफ सेंटर सप्रेस, अबाउट 6 आवर के लिए सप्रेस कर देती है और रिड्यूस कर देती है म्यूकस प्रोडक्शन को, ठीक है, कोडीन। और इन केस ऑफ कोडीन पॉइजनिंग नैलोक्सोन इज यूज्ड एज एंटीडोट, ठीक है। नैलोक्सोन नाम का ड्रग होता है, वो ये होता है टूट की तरह। देन इथाइलमोर्फिन है, पिलोकोडीन है और नोस्कापिन है, ये हमारा नॉन ओपिड होता है, ठीक है। तो नोस्कापिन को हम नार्कोटिपिन भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा यूजफुल इन स्पाज्मोडिक कफ जो होती है उसमें यूज होता है, ठीक है। और डेक्टोमेथामोर्फिन है, ठीक है। इसे हम NMDA रिसेप्टर एंटागोनिस्ट बोलते हैं, ठीक है। ये ब्लॉक करता है NMDA रिसेप्टर को, एस्पर्टिल एंड मिथाइल डी एस्पर्टेट रिसेप्टर। और डी आइसोमेरेज हैज एंटीटसेसिव एक्शन, जिसका डी आइसोमेर होगा डेक्टोमेथामोर्फिन वो एंटीटसेसिव एक्शन देगा। तो ये हमारा एडवर्स इफेक्ट क्या है, डिजीनेस, नॉजुअर, ड्राइनेस वगैरह करवाएगा, ठीक है। तो हमारा क्लोरफेनारामीन मैलेट सिरप जो आती है मार्केट के अंदर, जिसमें कोडीन रहता है, ठीक है। ये मैक्सकोप भी बोलते हैं, ये हमारा एंटी एलर्जिक, एंटीटसेसिव और ड्राई कफ में यूज होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली मोड ऑफ एक्शन था किसका, कोडीन का, मॉर्फिन का, नोस्कामिन का, डेक्समेथामोर्फिन का, ठीक है। अब ये हमारे ड्रग्स जैसे ये मार्केट में आती है, एक नोस्कापिन, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम सिट्रेट, ठीक है, ओरल सब्सटेंशन आता है, ये भी हमारा कप से, इसमें एक्सपोर्टेंट और एंटीटसेसिव दोनों मिला दिए। देन हमारे डेक्सोमेथाफोन, मेन जो मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड होती है इस सिरप की होती है, जो डेक्सोमेथाफोर्फेन, फिनाइलेफ्रिन और क्लोरफेनारामीन, ठीक है। तो ये हमारा एंटीटसेसिव, डिकंजेस्टेंट, एंटी एलर्जिक तीनों में काम आता है, ठीक है, कफ सिरप होता है, ठीक है। देन एंटी एस्थमेटिक में हमारा क्लोरफेनारामीन, तो इसमें आपने देखा है इस सिरप के अंदर दोनों है, क्लोरफेनारामीन भी है और फिनाइलफ्रिन भी है, ठीक है। तो ये हमारा एंटी हिस्टामिनिक एजेंट भी, दे रिलीव कफ एक्शन, ब्लॉक द H1 रिसेप्टर इन कफ सेंटर, ठीक है। देन ब्रोंचोडाइलेटर हमारे सॉल्ब्यूटामोल वगैरह, टर्बिटल, ठीक है। अब देन हमारा इसमें है नजल डिकंजेस्टेंट और एस्पार्टी स्टूमुलेंट। अब नजल डिकंजेस्टेंट क्या होते हैं, नजल डिकंजेस्टेंट का मतलब है कि जब किसी की जो नोज होती है वो ब्लॉक हो जाती है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं नजल डिकंजेस्टेंट होना, ठीक है। सो दीज आर द ड्रग सब्सटेंस व्हिच आर यूज्ड इन कंडीशन ऑफ नजल डिकंजेस्टेंट। नजल डिकंजेस्टेंट इज ब्लॉकेज ऑफ नजल पासेज ड्यू टू एक्सेस फ्लूइड एंड म्यूकस विच इज कॉज ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन की वजह से, जैसे कॉमन कोल्ड, स्मोक, फ्लू, साइनाइटिस की वजह से, ठीक है। अब इट इज़ द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लो इन एयर फ्रॉम नोज, ठीक है। क्या हो जाता है, जो नाक होती है वो बंद हो जाती है, ठीक है, उसे बोलते हैं नजल डिकंजेशन। अब ये कैसे होता है, फ्लू के कारण, एलर्जी के कारण, साइनाइटिस, इरिटेशन के कारण, ठीक है, और नोज ब्लीडिंग के कारण, ठीक है। तो ये नजल डिकंजेशन नॉर्मली हमारी नाक जो होती है ऐसी खुली होती है, लेकिन क्या होता है अगर म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ जाए या सॉइलिंग हो जाए टिश्यू की, तो हमारी नाक क्या हो जाती है, इस टाइप से बंद हो जाती है, ठीक है। ये नजल डिकंजेस्टेंट में होता है। अब इसमें ड्रग कौन सी हो जाती है, नजल डिकंजेस्टेंट और बेसिकली अल्फा-1 एगोनिस्ट होती है विच कॉज वेजो कंस्ट्रिक्शन इन नजल पासेज विच इज ओपन द कंजक्शन, ठीक है। ये हमारी ड्रग जो होती है इसमें ये अल्फा-1 रिसेप्टर एंटर एगोनिस्ट होती है, ठीक है। तो ये अल्फा-1 पे जाएंगी और नजल डिकंजेस्टेंट इफेक्ट देंगे अपना। कैसे, ये क्या करेंगे, बाइंड होंगे अल्फा-1 रिसेप्टर के साथ और स्टिमुलेट कर देंगे अल्फा-1 रिसेप्टर को, जिससे वेसो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा। अब कंस्ट्रिक्शन और वेजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से क्या होगा, इन्फ्लामेशन जो होता है वो डिक्रीज हो जाएगा, म्यूकस का प्रोडक्शन भी डिक्रीज हो जाएगा और ओपनिंग ऑफ नजल पैसेज हो जाएगी, ठीक है। सो इससे हमारा क्या होगा, जो नजल सिक्रेशन था वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। नाक बहाना जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब ओरली एडमिनिस्ट्रेशन जैसे एपिनेफ्रिन, सूडो एपिनेफ्रिन, फिनाइलेफ्रिन वगैरह दी जाती हैं, ठीक है। अब फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होते हैं, ओरल नजल डिकंजेस्टेंट जो होते हैं हमारे, ये हमारे एडमिनिस्ट्रेट ओरली किए जाते हैं और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन 4 घंटे होती है इनकी, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट क्या है, CNS स्टिमुलेशन, एंजाइटी, हेडेक, इंसोमिया, हाइपरटेंशन, पाल्पिटेशन, टैक्साइडिया वगैरह, ठीक है। देन नजल स्प्रे है, नजल स्प्रे ये टॉपिकल डिकंजेस्टेंट होते हैं, जैसे हमारे ऑक्सीमेथाजोलिन है, जाइलोमेथाजोलिन, नाइट्रोजन, ठीक है, ये नजल स्प्रे। तो ये हमारा एक्शन कैसे देते हैं, दे गिव देयर एक्शन बाय
constrict the dilation blood vessel in the nasal mucosa by stimulating alpha-1 receptor एग्जाम्पल जैसे ऑक्सीमेटाजोलिन है, जाइलोमेटाजोलिन है, नेफाजोलिन है। ठीक है, अब ये भी हमारे टॉपिकली और एडमिनिस्टर किए जाते हैं और नजल ड्रॉप में। ठीक है, अब एडवर्स इफेक्ट क्या है, ये हमारे नजल इरिटेशन, इस्चेमिया, वेजोडाइलेशन वगैरह करवाते हैं। देन हमारे रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट है, ये हमारे रेस्पिरेटरी का स्टिमुलेशन, जो म्यूकस का स्टिमुलेशन था उसको बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो दीज आर दो ड्रग विच स्टिमुलेट द रेस्पिरेशन ऑन नॉन एज एनालेप्टिक यस इंक्रीज CNS प्रोडक्शन। दीज यूज इन रेस्पिरेटरी फेलियर और डिप्रेशन में यूज होते हैं। ठीक है, अब ये हमारे दे गिव मोड ऑफ एक्शन क्या होता है इन रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट का, कि ये स्टिमुलेट कर देते हैं कीमो रिसेप्टर को कॉर्टिकोस्टेरॉइड और कॉर्टिकोस्टेरॉइड में, जिससे CNS स्टिमुलेट होता है। फिर ब्रीथिंग और हार्ट रेट भी बढ़ जाता है और रेस्पिरेशन बढ़ जाता है और टिडल वॉल्यूम बढ़ जाता है। ठीक है, अब ड्रॉबैक क्या है, ये नैरो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होती है इसमें। ठीक है, नॉट मोर देन इफेक्टिव मैकेनिकल स्टिमुलेशन, जैसे वेंटिलेशन से ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, जैसे डॉक्साप्रेम है, कैफीन और थियोफाइलिन वगैरह। ठीक है, अब ये डॉक्साप्रेम जो होती है एडमिनिस्टर IV फ्यूजन ऑनसेट ऑफ एक्शन 20 to 40 सेकेंड होता है। ठीक है, तो ये सारी ड्रग थी हमारी। अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे एंटी अल्सर ड्रग और एंटी रेस्पिरेटरी सिस्टम वाली ड्रग। ठीक है, अब देखते हैं इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारे एंटी अल्सर, अब अभी तक तो हमारा ड्रग एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी, अब इस लेक्चर से हम पढ़ेंगे ड्रग एक्टिंग ऑन GI ट्रैक। ठीक है, तो GI ट्रैक में हमारा क्या है, एंटी अल्सर एजेंट है। सो दीज आर दोज एजेंट और ड्रग विच आर ट्रीट अल्सर। अब अल्सर क्या होता है, बेसिकली अल्सर क्या होता है, जो पेट होता है हमारा, स्टोमच होता है, उसमें क्या होते हैं, फोड़े हो जाते हैं, मतलब इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो होता है अल्सर। ठीक है, तो अल्सर क्या होता है, अल्सर इज ओपन सोर दैट डेवलप इनसाइड द लाइनिंग ऑफ इकोफेगस, स्टोमच और पोर्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसे गैस्ट्रिक अल्सर जो स्टोमच में होगा, और ड्यूडिनल अल्सर जो ड्यूडिनम में होगा, और ओसिफेगस अल्सर जो ओसिफेगस में होगा। ठीक है, अब ये अल्सर होता क्यों, ड्यू टू इम्बैलेंस इन अग्रेसिव फैक्टर और डिफेंसिव फैक्टर में। ठीक है, अब ये अग्रेसिव फैक्टर क्या होते हैं और डिफेंसिव फैक्टर क्या होते हैं, इनमें जो इम्बैलेंस हो जाता है अग्रेसिव फैक्टर में, जैसे एंजाइम हमारा पेप्सिन है, एसिड है, वाइल एसिड है, गैस्ट्रिन है और एच पायलोरी बैक्टीरिया, इसकी वजह से भी तो दो मेन कॉज होते हैं अल्सर के, क्या, एक एच पायलोरी और एक हमारा एस्प्रिन जो नसेड होता है, वो भी अल्सर कॉज करती है। ठीक है, एस्प्रिन। तो अग्रेसिव फैक्टर और डिफेंसिव फैक्टर में, अग्रेसिव में हमारे एंजाइम है और डिफेंसिव में हमारे गैस्ट्रिक म्यूकोस है, बाइकार्बोनेटेड सिक्रेशन है, प्रोस्टाग्लैंडिन है। तो ये सब हमारे अग्रेसिव फैक्टर में, अगर इनमें इनबैलेंस हो जाता है तो हमारा क्या हो जाता है, अल्सर हो जाता है। अब अग्रेसिव फैक्टर में क्या होता है, जैसे हमारा अग्रेसिव मैकेनिज्म में एच पायलोरी बैक्टीरिया है, तो ये एच पायलोरी जो बैक्टीरिया होता है ग्राम पॉजिटिव होता है और ये हमारा ड्यूडेनल म्यूकोसा में मिलता है। ठीक है, अब ये क्या कर सकता है, एच पायलोटी हैव हाई यूरिया एक्टिविटी विच प्रोड्यूस अमोनियम विच फर्दर क्लेवलेट इन लोकल pH, सो कॉज हाई एल्कलिनिटी। ये हाई एल्कलिनिटी और डैमेज कर देता है म्यूकस में और इंक्रीज कर देता है HCl के सिक्रेशन को। ठीक है, तो ये हमारा जो एच पायलोरी बैक्टीरिया होता है, ये वहाँ पे जो स्टोमच की लाइनिंग होती है उसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, ड्यूडेनल म्यूकोसा में भी प्रेजेंट होता है और ये क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है प्रोडक्शन ऑफ HCl को। ठीक है, क्योंकि ये क्या कर देता है, ये हाई यूरिया एक्टिविटी होती है जो अमोनिया प्रोड्यूस करता है, जिससे एल्कलिनिटी हो जाती है और HCl का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, और जिससे अल्सर कॉज हो जाता है। जैसे एसिड में हमारे एसिड का प्रोडक्शन बढ़ गया तो भी अल्सर कॉज होगा। नसेड क्या होते हैं, एक्सेसिव यूज नसेड क्या होते हैं, हमारी डैमेज करने लगती है स्टोमच की लाइनिंग को, जो अल्सर। और जेनेटिक भी हो सकता है अल्सर, जैसे जॉलिंगर एलिसन सिंड्रोम जॉलिंगर, ये रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्सर। ठीक है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। ये कंडीशन होती है जब पैनक्रियाज होती है, इन विच ट्यूमर फ्रॉम ऑफ पैनक्रिया के अंदर ट्यूमर हो जाता है, तो ट्यूमर इंक्रीज द गैस्ट्रिन हार्मोन, जिससे गैस्ट्रिन हार्मोन इंक्रीज होता है तो अल्सर कॉज हो जाता है, HCl का सिक्रेशन बढ़ जाता है। देन स्मोकिंग है, स्ट्रेस वगैरह है। ठीक है, इनसे भी अल्सर। अब रेगुलेशन ऑफ HCl सिक्रेशन कैसे होता है, तो बेसिकली ये आप पहले भी देख सकते हो, पिछले सेमेस्टर में आपने देखा कि HCl हमारी बॉडी में बनता है कैसे। तो बेसिकली HCl में क्या होता है, ये हमारी पैराइटल सेल होती है स्टोमच के अंदर। इसमें क्या होता है, H2O प्लस CO2 मिलकर H2CO3 बनाते हैं। देन वहाँ से H प्लस जाता है, ये प्रोटॉन पंप होता है जिससे हमारा H प्लस निकलता है और नीचे क्लोरीन चैनल होते हैं जहाँ से क्लोरीन निकलते हैं। अब ये क्लोरीन और H प्लस मिलकर HCl बनाते हैं, यहाँ HCl प्रोडक्शन।
अब इनमें ड्रग क्या होती है, ड्रग का काम क्या होता है, तो यहाँ पे 3 रिसेप्टर होते हैं। यहाँ पे एक प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर होता है, एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर होता है, और गैस्ट्रिक रिसेप्टर होता है, गैस्ट्रिन यहाँ से रिलीज होता है, हिस्टामिन रिसेप्टर होता है, ठीक है, तो जहाँ पे हिस्टामिन आके बाइंड होता है। तो ये हमारे क्या होते हैं, इन्फ्लामेटर मीडिएटर, अगर इनसे बाइंड होते हैं, ठीक है, तो जिससे हमारा अल्सर होना है, तो ये क्या करेंगे, कैल्शियम को प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे, कैल्शियम का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जिससे ये हमारा जो पोटेशियम पंप था ये इसका एक्टिविटी बढ़ जाएगी, प्रोटॉन पंप की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, जिससे प्रोटॉन पंप की एक्टिविटी बढ़ने से क्या होगा, ये H2 और CO2 से H2CO3 जल्दी कन्वर्ट होने लगेगा। यहाँ से H+ का सिग्रेशन बढ़ जाएगा, और H+ का सिग्रेशन बढ़ने से क्या होगा, हमारा HCl का सिग्रेशन बढ़ जाएगा ल्यूमन के अंदर, और जिससे हमारा अल्सर कॉज हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली अब ड्रग कौन कौन सी यूज होती है पेप्टिक अल्सर में, तो हमारे 5 टाइप की ड्रग हैं। तो हम पहले देखते हैं कौन कौन से ड्रग यूज होती है। तो बेसिकली जो अल्सर, अब रेगुलेशन ऑफ अल्सर कैसे होता है ये आपने पढ़ लिया है। और उसके बाद पेप्टिक अल्सर में 5 टाइप की ड्रग होती है। पहला H2 एंटीहिस्टामिनिक, दूसरा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, तीसरा एंटीकोलिनर्जिक, चौथा हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग, और 5वां अल्सर प्रोटेक्टिव। ठीक है, तो हमारा पहला है H2 है एंटीहिस्टामिनिक में, जिसे हमसे याद कर सकते हैं। हमसे मतलब इसमें हमारा टीडीन आएगा, टीडीन का मतलब रेनिटिडीन, फेमोटिडीन और टेमेटिडीन, ठीक है, सिमेटिडीन। और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में हमारा पार आएगा, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, तो हम पर अटके यूपी वाले, तो उससे याद कर सकते हैं यूपी पाए, हम पर अटके यूपी पाए, मतलब हमसे ऐसे H2 एंटर, पी से प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, PPI बोल सकते हो आप इन्हें। ठीक है, और ए से आप एंटीकोलिनर्जिक, और पी से हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग, और यू से अल्सर प्रोटेक्टिव, यूपी से अल्सर प्रोटेक्टिव। ठीक है, तो इसमें हमारे एंटी हिस्टामिनिक में क्या आएगा, एंटी हिस्टामिनिक मतलब रेनिटिडीन, H2 एंटागोनिस्ट, एनिटिडीन, फेमोटिडीन, सिमेटिडीन वगैरह। देन प्रोटॉन पंप में हमारे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में प्राजोल, जैसे प्राजोल में ऑस्मेप्राजोल, एस्मोप्राजोल, पेंटाप्राजोल वगैरह। एंटीकोलिनर्जिक में हमारे एपाइन, टेलमिजिपाइन, पेप्राजिपाइन। ठीक है, देन उसके बाद हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन, मीसोप्रेस्टोल, अल्सर प्रोटेक्टिव में सुक्राल फैट। ठीक है, तो ये हमारे ऐसे ट्रिक है याद करने की। तो एंटासिड में हमारे इसमें ड्रग कौन कौन सी दी जाती है अल्सर में, जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। प्रोटॉन पंप में ओमिप्राजोल, एस्मोप्राजोल, लारोप्राजोल, पेंटाप्राजोल वगैरह। ठीक है, और H2 एंटागोनिस्ट रेनिटिडीन, हिस्टामिनिन, और एंटीमस्कैरिन, पिपरीजीन वगैरह। ठीक है, जिपाइन, पेप्रेजिपाइन, टीलेमिजिपाइन। ठीक है, ये याद किया ना, टेलमिजिपाइन। और हमारे गैस्ट्रिक फ्रूट रिसेप्टर ब्लॉकर में प्रोबिलामिड, मीसोप्रोस्टल। ठीक है, इसमें एंटी प्रोस्टाग्लैंडिन एक्टिन, और हीलिंग फॉर पेप्टिक अल्सर। ठीक है, तो ये हमारे इसमें एक ही ड्रग है हमारी सुक्राल फेट, जिसे हम ये भी बोलते हैं, क्या कहते हैं इसे हम, अल्सर प्रोटेक्टिव, जो हमारे प्रोटेक्ट करता है अल्सर को। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ पेप्टिक अल्सर 3 टाइप के देख सकते हो कि ईसोफेगल, अगर ईसोफेगस में होता तो वो ईसोफेगल अल्सर, और GIT में होता है गैस्ट्रिक अल्सर, और ड्यूडेनल में ड्यूडेनल अल्सर। अब अल्सर में भी हमारे 3-4 ड्रग के मोड ऑफ एक्शन पढ़ने हमें, जैसे हमारे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, H2 एंटागोनिस्ट, और एंटासिड मेडिकेशन। तो इसमें प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्या कर देते हैं, सप्रेस सिक्रेशन ऑफ HCl इन स्टोमच बाय इनहिबिटिंग हाइड्रोजन पोटेशियम एडिनो ट्राइफॉस्फेट एंजाइम, PPA, हाइड्रोजन पोटेशियम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंजाइम। दिस एंजाइम जनरेट HCl। ठीक है, जैसे ओमिप्राजोल, लेसिप्राजोल वगैरह। ठीक है, ये ड्रग हमारी ऐसे वर्क करती है। देन हमारे H2 एंटागोनिस्ट में जैसे रेनिटिडीन, सिमेटिडीन, तो ये हमारे H2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे, और जिससे हमारे क्या होगा, दिस एक्शन प्रमोटर अल्सर हीलिंग। ठीक है, जैसे रेनिटिडीन वगैरह, और इससे HCl का प्रोडक्शन घट जाएगा। देन और हमारे ऐसी एंटासिड क्या करते हैं, एंटासिड आर एल्कालाइन कंपाउंड दैट न्यूट्रलाइज द एसिड। ठीक है, ये एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं, जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोब्रोमाइड। ठीक है, तो ये हमारे बेसिकली ड्रग हैं। अब इनके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या है कि हमारे ओमिप्राजोल वगैरह है, ये एब्डोमिनल पेन कॉज करवा सकता है, नोजिया वॉमिटिंग करवा सकता है। ऐसे ही हमारे रेनिटिडीन है, वो डिजीनेस, ड्राइनेस वगैरह और डायरिया कॉज करवा सकता है। और ऐसे ही हमारे जो एंटासिड है, अभी एंटासिड क्या कर रहे हैं, एसिड के सिक्रेशन को कम कर रहे हैं, तो जिससे हमारे डायरिया, कॉन्स्टिपेशन वगैरह हो सकता है। ठीक है, और अल्सर डिसीज में हम
क्या डायग्नोस करते हैं, ट्रीटमेंट के दौरान हमें एस्पिरिन नहीं देनी है। एस्पिरिन क्या होती है, अवॉइड एस्पिरिन, जो एंटीकोगुलेंट होती है और ये हमारा क्या कर देती है, इनहेंस कर देती है HCl के सिग्रेशन को, ठीक है। और मेडिकेशन में हम क्या देते हैं, सुकरालफेट, जो हमारी प्रोटेक्टिव अल्सर प्रोटेक्टिव होती है, ज़्यादातर वो एडमिनिस्ट्रेट की जाती है। और एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट या सबसे ज़्यादा हमारे PPI ओमिप्राजोल दिया जाता है और एंटागोनिस्ट, ठीक है। तो ये अल्सर में हमारे ड्रग दिए जाते हैं, ठीक है। अब ड्रग यूज इन अल्सर वही अपने पढ़ लिया वहाँ पे, वही यहाँ पे हैंड रिटन लिखा हुआ है कि H2 एंटागोनिस्ट में हमारे सिमेटिडीन, रेटिडीन, फेमोटिडीन, इसमें गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन इनहिबिटर, ठीक है। और एंटीकोलिनर्जिक में पिपरीजीन, पिपापप, ऑक्सीफेनामिन और टेलमीजिपाइन, पिपरेजिपाइन वगैरह, ठीक है। प्रोटोन इनहिबिटर PPI में ओमेप्राजोल, डेक्साफ्राजोल, एस्मोप्राजोल वगैरह, ठीक है। गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइजर में मैग्नीशियम सैलिसाइड वगैरह, ठीक है। अल्सर प्रोटेक्टिव में हमारे इसमें गैस्ट्रिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सेटेट, और नॉन सिस्टम में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड वगैरह, ठीक है। अब अल्सर प्रोटेक्टिव में सुकरालफेट होती है, कोलॉइड बिस्मथ सब्क्लेटेड होता है। और हमारे H. pylori की वजह से जो होता है उसके लिए हमारी एंटीबायोटिक अमोक्सिसिलिन, क्लैरिथोमाइसिन और मेट्रोडिनाजोल, टिंडिनाजोल वगैरह होते हैं, ठीक है। अब इसमें हमारे ड्रग पढ़नी है हमें गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन इनहिबिटर का मोड ऑफ एक्शन, कि ये हमारा HCl की सिक्रेशन को बढ़ा देता है बाय ब्लॉकिंग H2 रिसेप्टर। इसमें पहली आती है H2 एंटीहिस्टामिनिक, जो H2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है, जैसे रेनिटिलिन, सिमेटिडिन वगैरह, ठीक है। अब देन प्रोटोन पंप इनहिबिटर है, तो ये हमारे क्या कर देंगे, प्रोटोन पंप इनहिबिटर, ये पैराइटल सेल में जाएंगे और इंक्रीज कर देंगे H+ प्रोडक्शन को और डिक्रीज HCl सिक्रेशन को। इरिवर्सिबल बाइंड विथ HK+ ATPase पंप के साथ और नाउ गेट एसिडिक एनवायरनमेंट एक्टिवेट इन सल्फोनामाइड, ठीक है। तो ये सल्फोनामाइड का इनका काम होता है कि ये क्या कर देते हैं, H+ सिक्रेशन तो बढ़ जाता है लेकिन HCl का सिक्रेशन घट जाता है, उसको डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रोटोन पंप जो होता है, जो H+ का सिक्रेशन कर रहा होता है, तो उसको क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, जिससे हमारा H+ नहीं बनता, फिर Cl- कंबाइन नहीं होगा और HCl नहीं बनेगा, ठीक है। जैसे ओस्मिप्राजोल है, एस्मिप्राजोल है, पेंटाप्राजोल है, ओमिप्राजोल है, राविप्राजोल है, ठीक है, जिसमें प्राजोल लगाओ। अब ये फार्माकोकाइनेटिक्स सबकी सेम होती है। एडवर्स इफेक्ट क्या है, नोजुआ, लूज, स्टूल, ज्वाइंट पेन, लेस साइड इफेक्ट देन अदर्स, ठीक है। जैसे ओमिप्राजोल का कैप्सूल आता है मार्केट के अंदर। देन हमारे एंटीकोलिनर्जिक में पिपरीजिपिन है, ठीक है, जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर को बाइंड करेगी और HCl सिक्रेशन को कम कर देगी, ठीक है। और देन प्रोस्टाग्लैंडिन, जिसमें मीसोप्रेस्टोल है, ये हमारी मीसोप्रेस्टिल प्रोस्टाग्लैंडिन के रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी और जिससे वो प्रोस्टाग्लैंडिन पे जाएगी और अपना एक्शन शुरू करेगी और प्रमोट करेगी म्यूकस को और इनहिबिट करेगी जो गैस्ट्रिन होता है, जिसकी वजह से HCl का सिक्रेशन बढ़ता है, उसको कम कर देगी, ठीक है। अब देन गैस्ट्रिक एसिड न्यूट्रलाइज में इसमें हमारे एंटासिड होते हैं। एंटासिड कैसे न्यूट्रलाइज करते हैं गैस्ट्रिक एसिड, ये हमारे रिएक्ट करते हैं विथ इट्स सॉल्ट फॉर्म और डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ पेप्सिन, जो एंजाइम होता है उसकी एक्टिविटी को स्टिमुलेट कम कर देते हैं, जिससे पेप्सिन से हमारा गैस्ट्रिन जो बनता है उसका डिक्रीज हो जाता है गैस्ट्रिन, जिससे HCl का क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज की जगह, एसिड की जगह वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, ठीक है। तो एंटासिड का ये काम होता है। सो दी आर ड्राइव फ्रॉम द 2 टाइप ऑफ सिस्टमिक, नॉन सिस्टमिक। सिस्टमिक एंटासिड होते हैं जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो ये हमारे पोटेंट न्यूट्रलाइज में राइज और 7 से ज़्यादा pH कर देते हैं, ठीक है। शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होती है, ठीक है। और इसके कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं कि ये फॉर्मेशन कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, कॉज डिस्टेंशन, डिस्कम्फर्ट और कॉज एल्कोलोसिस, ठीक है। देन नॉन सिस्टमिक में हमारे दे आर इनसॉल्युबल एंड पुअरली अब्जॉर्बेबल सिस्टमिक, ठीक है, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह, ठीक है। अल्सर प्रोटेक्टिव में हमारा सुकरालफेट है। सुकरालफेट मोस्टली यूज होता है अल्सर में, ठीक है। तो दिस ड्रग गिव बाय देयर एक्शन बाय प्रोटेक्टिंग द अल्सर बाय फॉर्मिंग ए लेयर ऑफ द अल्सर की जो लेयर बनती है, जैसे सुकरालफेट क्या होता है, एल्युमिनियम साल्ट होता है, ठीक है। और एंटी हेलिकोबैक्टर जो ड्रग होती हैं, जैसे हमारे एंटीबायोटिक वगैरह हैं, ठीक है। तो जैसे हमारी मार्केट के अंदर आता है सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ये हमारा किसका ड्रग है, हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट, हमारे सिस्टमिक जो आता है, ठीक है। और नॉन सिस्टमिक में हमारा क्या है, ड्राइड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सस्पेंशन आता है, ठीक है। जो ये तो हमारा सिस्टमिक होता है, ये नॉन सिस्टमिक होता है, ठीक है। और देन हमारे वो सुकरालफेट ओरल सस्पेंशन आता है अल्सर के लिए, ठीक है।
तो ये ड्रग थी। अब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर भी मोस्ट इफेक्टिव होती हैं अगेन एच पाइलोरी बैक्टीरिया के अगेन, और एच पाइलोरी के ड्रग में कॉम्बिनेशन की यूज किया जाता है एंटीबायोटिक जैसे क्लेरिथोमाइसिन और टिनिडाजोल और लेसिनाप्राजोल। ऐसे ही हेलिकोबैक्टर पैक आता है अमोक्सिसिलिन टिनिडाजोल और अमेप्राजोल का कॉम्बिनेशन में, ठीक है। तो ये हमारी ड्रग यूज होती है अल्सर में। अब इसके बाद हमें पढ़नी है नेक्स्ट तक पढ़नी है ड्रग यूज इन कॉन्स्टिपेशन ऑफ डायरिया। अब कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, बेसिकली कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, स्टूल जो होता है वो हार्ड हो जाता है हमारी किसमें, ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, इसके अंदर जो स्टूल है वो हार्ड हो गया है, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिपेशन होता है। अब डायरिया क्या होता है, डायरिया में क्या होता है, ये सॉफ्ट हो जाता है। ये क्यों होता है, ड्यू टू द इस एक में क्या होता है कि वाटर का जो अब्जॉर्प्शन होता है इसके द्वारा वो ज़्यादा हो जाता है, तो उससे हार्ड हो जाता है। एक में क्या हो जाता है, वाटर का अब्जॉर्प्शन घट जाता है, तो जिससे वो सॉफ्ट हो जाता है। बस ये कंडीशन है। तो ड्रग यूज फॉर कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया, सो दीज आर ड्रग यूज्ड कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया। सो कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन ए कंडीशन विच द स्टूल फीकस बिकम हार्ड एंड ड्राई, ठीक है। ये कॉन्स्टिपेशन होता है, ये ड्यू टू अगर किसकी वजह से होता है, स्लोअर बोवल मूवमेंट की वजह से या इंक्रीज अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर की वजह से, ठीक है, इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। तो जैसे ये हमारी जीआई है, इसके अंदर डिसेंडिंग कॉलम है, ट्रांसफर कॉलम है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो ल्यूमन में वाटर का अब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है जिससे हमारा कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, ठीक है। अब कॉन्स्टिपेशन में कि क्यों होता है, ये कॉजेस क्या क्या होते हैं, सबसे मेन कॉज होता है लैक ऑफ फाइबर। हमारे खाने डाइट में फाइबर की कमी के कारण भी हमें कॉन्स्टिपेशन होता है, ठीक है। और फिजिकल इनएक्टिव, ठीक है, और लैक ऑफ फ्लूइड इंटेक, हम कम वाटर पी रहे हों, ठीक है, जिसकी वजह से भी हार्ड स्टूल हो जाता है। और नेगलेक्टिंग नेचर सेल, जैसे फूड स्टे एक्स्ट्रा टाइम इन कॉलोन, ठीक है, ज़्यादा टाइम तक रुकने लगता है। और मेडिकेशन जैसे एंटासिड डायरेटिक्स वगैरह लेने लगते हैं, और इन्फ्लामेटरी बाउल सिंड्रोम की वजह से भी, ठीक है। अब ड्रग कौन कौन सी यूज होती है, तो इसमें हमारे लग्जेटिव और परगेटिव यूज होते हैं। लग्जेटिव में हमारे 4 टाइप के होते हैं, बल्क फॉर्मिंग, ऑस्मोटिक लग्जेटिव, लूब्रिकेंट लग्जेटिव, सर्फेक्टेंट लग्जेटिव। बल्क फॉर्मिंग में हमारे स्पागुला, मिथाइल सेलुलोज और वीट ब्रांड वगैरह है, ठीक है। और लग्जेटिव सबसे ज़्यादा हम अगर लग्जेटिव देखते हैं मार्केट के अंदर आता है लैक्टोलोज, ठीक है। तो ये हमारे कॉन्स्टिपेशन में यूज होता है, ठीक है। देन सर्फेक्टेंट में हमारा डॉसेट नाम से आता है, और लिक्विड पैराफिन, ये हमारे टूल सॉफ्टवेयर है। देन परगेटिव में भी हमारे वही, अगर हम लग्जेटिव को लार्ज अमाउंट में यूज़ करते हैं तो वो हमारे परगेटिव की तरह हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे ऑस्मोटिक परगेटिव में हमारे मैग्नीशियम साल्ट है, सोडियम साल्ट वगैरह, ठीक है। इरिटेंट परगेटिव में हमारे एंथ्राक्यूनॉन्स, ऑर्गेनिक इरिटेंट्स, फिफ्थ ऑयल जैसे सैनसा, कैस्केया वगैरह, ठीक है। और इसमें हमारा फेनॉल, टिफाइनिन है और कैस्टर ऑयल वगैरह, ठीक है। अब लग्जेटिव, सो दीज आर माइल्ड एक्टिविटी यूजुअली वर्कर स्टूल सॉफ्टवेयर। तो ये हमारे कैसे वर्क करते हैं, सो लग्जेटिव हमेशा वाटर के साथ लिए जाते हैं, ये जाएंगे और उसके साथ एक लेयर बना लेंगे जिससे वो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा स्टूल का, तो जिससे हमारा वाटर रिटेन हो जाएगा और स्टूल सॉफ्ट हो जाएगा। तो रिटेन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट एंड स्टूल गेट सॉफ्ट और इजीली एक्सपेल आउट, ठीक है। तो ये काम होता है इनका। और इसमें हमारे लग्जेटिव में बल्क फॉर्मिंग, ये बल्क बनाते हैं, क्या करते हैं, दे स्टिमुलेट बोवल मूवमेंट बाय डिफेक्शन बाय इंक्रीजिंग फीकल बल्क, के बढ़ा देते हैं, और ड्यू टू वाटर अब्जॉर्बिंग एंड रिटेंशन कैपेसिटी की वजह से, ठीक है। जैसे वीट ब्राउन है, एस्पांगुलन, सीएमसी है, दीज आर डाइटरी फाइबर्स का। तो आपने ऐड भी देखा होगी, फाइबर्स की कमी से क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। दे आर टेकन बाय एडिक्वेट कॉम अमाउंट ऑफ वाटर के साथ लिए जाते हैं। जैसे हमारा एस्पागुला हस्क आता है मार्केट के अंदर, ये रहा है एस्पागुला हस्क, इसमें क्या होता है, एस्पागुला, सेना वगैरह सब कुछ होता है, ठीक है। तो ये हमारा किसके साथ दिया जाता है, हमारे डाइजेशन में 100 to 300 mg दिया जाता है, पाउडर फॉर्म में होता है, ठीक है। ये हमारा बेसिकली ये पाउडर होता है एस्पागुला का, तो जिससे जल्दी जल्दी क्या होता है, हमारा वाटर का अब्जॉर्प्शन घट जाता है, और वो वाटर का अब्जॉर्प्शन घट जाता है और हमारा मूवमेंट होता है बाउल का वो बढ़ जाता है, जिससे हमारा बाउल जल्दी जल्दी सीक्रेट हो जाता है, ठीक है, बल्क फॉर्म में, ठीक है। वेट ब्राउन भी होता है, सो दे आर टेकन विथ पानी के साथ लिए जाते हैं, ठीक है। देन ऑस्मोटिक लग्जेटिव में लैक्टोलोज की सिरप देखिए आपने, इस टाइप से ये लैक्टोलोज की सिरप आती है, ठीक है, सिरप सोल्यूशन, जो भी हमारा लग्जेटिव की तरह काम करता है, ठीक है। तो ये भी हमारे फीकल बल्क एंड हाइड्रोलिक एल्कोहलिक, वो हाइड्रोफिलिक एक्शन जो होता है वाटर का उसको बढ़ा देते हैं, और ऑस्मोटिक एक्शन के द्वारा क्या कहते हैं, प्रिवेंट कर देते हैं अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन ब्लड में, ठीक है।
तो ये हमारे नॉन टॉक्सिक होते हैं फॉर लॉन्ग टर्म यूज के लिए, ठीक है। इसमें भी हमारे लुब्रिकेंट लक्रेटिव और सपेक्टेंट लवजिटिव आते हैं, ठीक है। ऑस्मोटिक लुब्रिकेंट लवजिटिव में ये हमारे विटामिन लिक्विड फॉराफिन, और सरफेक्टेंट में हमारा डाईओसिटाइल सोडियम सोक्रिपेंडोस आता है, ठीक है। ये हमारा डोस है डाईओसिटाइल सोडियम, इसे स्टूल सॉफ्टनर भी बोलते हैं। ये रहा डोकेसेट सोडियम मार्केट के अंदर आता है, तो ये हमारा स्टूल सॉफ्टनर की तरह काम करता है, ठीक है। तो ये बेसिकली लग्जेटिव थे। अब यूजेस कहाँ है, ट्रीट कॉन्स्टिपेशन, अवॉइड स्टैंडिंग, एनी सर्जरी रिलेटेड टू इंटेस्टाइन, इन सब में यूज होता है, ठीक है, लग्जेटिव। देन हमारे परगेटिव, अगर हम लार्ज अमाउंट में यूज़ करते हैं लग्जेटिव का तो परगेटिव तरह यूज कर जाते हैं। तो इसमें हमारे ऑस्मोटिक परगेटिव, इरिटेंट पर ऑस्मोटिक में क्या करते हैं, ये वाटर का ऑस्मोसिस के द्वारा डिक्रीज कर देते हैं अब्जॉर्प्शन जो होता है। जैसे सलाइन परगेटिव में मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इलेक्ट्रोड में PEG प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है, और स्मॉल डोज में यूज होते हैं, ठीक है। देन इरिटेंट परगेटिव, दे कॉज इरिटेशन इन इंटेस्टाइन म्यूकोसा एंड सॉफ्ट द स्टूल म्यूकस, ठीक है, जैसे सेना है, अलोए है, कैस्टर ऑयल वगैरह, ठीक है। देन हमारा डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन। डायरिया, अभी हमने कॉन्स्टिपेशन देखा, अब डायरिया क्या होता है। अब डायरिया कॉन्स्टिपेशन में क्या हो रहा था, हमारा जो स्टूल था वो हार्ड हो रहा था। अब डायरिया में क्या हो रहा है, स्टूल सॉफ्ट होता है, क्यों, ड्यू टू लैक ऑफ अब्जॉर्प्शन और वाटर की वजह से, ठीक है। तो डायरिया इज टू फ्रीक्वेंट पासेज ऑफ लूज वाटर ई स्टूल अकॉर्डिंग टू WHO, दीज आर मोर देन 3 टाइम्स। अगर दिन में 3 टाइम से ज़्यादा हमें क्या आ रही है, हमें बाथरूम जाना पड़ रहा है, लूज स्टूल आ रहा है इन 24 आवर, तो वो क्या आ रहा है, हमारा डायरिया कहलाता है, ठीक है। सो कॉजेस ऑफ डायरिया क्या है, डिक्रीज इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर का अब्जॉर्प्शन, और इनकी सीक्रेशन ऑफ इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, और इनकी इल्यूमिनेशन ऑस्मोटिक लोड, और इन्फ्लामेशन ऑफ म्यूकोसा, ठीक है। तो इनकी वजह से डायरिया होता है। अब इसके ट्रीटमेंट में सबसे पहला, डायरिया अगर हुआ किसी को तो ORS दे दो। मार्केट में ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट से आता है, तो ORS का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl KCl ट्राइसोडियम सिट्रेट ग्लूकोज वाटर, ठीक है। तो NaCl जो होता है 2.6 ग्राम, KCl 1.5 ग्राम, और ट्राइसोडियम सिट्रेट 2.9 ग्राम, ग्लूकोज 13.5 ग्राम, और वाटर 1 लीटर। ये हमारा WHO द्वारा ORS का फॉर्मूला दिया गया है, ठीक है। अब ड्रग यूज इन डायरिया, अब ड्रग भी कौन कौन सी यूज होती हैं, ये तो बेसिकली थेरेपी थी ओरल रेड, दूसरी ड्रग यूज होती हैं। तो ड्रग में हमारे एंटी मलेरियल ड्रग, माइक्रोबियल ड्रग, प्रोबायोटिक, एंटी मोटिलिटी ड्रग, एंटी सिगरेटिक ड्रग, और अब्जॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट यूज होते हैं, ठीक है। तो हमारे एंटी माइक्रोबियल ड्रग में हमारे नॉरफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, प्रोबायोटिक में हमारे लैक्टोबैसिलस, एंटेरोकोकस, ये हमारे बैक्टीरिया वगैरह यूज होते हैं। एंटी मोटिलिटी में हमारी कोडीन और डाइफेनॉक्सिन, ठीक है, और एंटी सिगरेटिक ड्रग में हमारे रेकोट्रिट्रिल और बिस्मस सब ग्लूकोनेट वगैरह, और एडजॉर्बेंट में केओलिन और पैक्टिन, और अब्जॉर्बेंट में ईसामफेगुला और मिथाइल सेलुलोज वगैरह, ठीक है। अब इसमें हमारे पहले हैं एंटी माइक्रोबियल ड्रग। सो दी ड्रग यूज इन डायरिया इफ ड्यू टू एनी माइक्रोब्स की वजह से, जैसे हमारा मेनली कॉर्डिन किसी माइक्रोब की वजह से डायरिया हुआ है तो एंटी माइक्रोबियल यूज, जैसे नॉरफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, रिफाफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, ये क्या करते हैं, ये हमारे उस बैक्टीरिया को इनहिबिट कर देंगे, ठीक है, और कॉज हमारे डायरिया को डिक्रीज कर देंगे। यूजफुल अगेंस्ट जैसे रेट्रोवायरस है, हार्मोनल टाइफाइड वगैरह, ट्रेवलर डायरिया, उनमें यूज होता है, ठीक है। अब देन प्रोबायोटिक क्या होते हैं, बेसिकली बैक्टीरिया लाइव ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। सो दीज आर माइक्रोबियल सेल प्रिपरेशन आइदर लाइव कल्चर, ठीक है। सो मोड ऑफ एक्शन क्या होता है प्रोबायोटिक का, ये हमारे आवर बॉडी बैक्टीरियल फ्लोरा विच हेल्प इन डाइजेशन, लैक्टोबैसिलस प्रोबायोटिक की तरह यूज होते हैं। ये प्रोबायोटिक जैसे दही आप खाते हो तो वो क्या कर देते हैं, स्टूल को थोड़ा हार्ड कर देते हैं या मतलब फॉर्म कर देते हैं, जिससे हमारा स्टूल सॉफ्ट नहीं रहता है और धीरे धीरे रिलीज होता है, ठीक है। तो ये जैसे लैक्टोबैसिलस सस्पेंशन वगैरह आता है मार्केट के अंदर, ठीक है। देन एंटी मोटिलिटी ड्रग है जो मोटिलिटी को कम कर देते हैं, ठीक है। सो जैसे पहले क्या थी, हम कॉन्स्टिपेशन में मोटिलिटी को बढ़ा रहे थे, लेकिन इसमें एंटी मोटिलिटी ड्रग उसकी मोटिलिटी कम करने के लिए, ठीक है। जैसे ओपोइड एंटागोनिस्ट है, जैसे बिस्मथ सब ग्लूकोनेट है, ये म्यू रिसेप्टर से बाइंड होंगे और मोटिलिटी को कम कर देंगे, ठीक है। जैसे इसमें लोपेरामाइड है, कोडीन है, और डाइफेनक ड्रग है, ठीक है, डाइफेनाजिलेट। देन हमारे एंटी सिगरेटिव ड्रग है जो सिगरेशन को कम कर देती है, जैसे बिस्मथ सब सेलिकेट वगैरह, ठीक है। देन अब्जॉर्बेंट है जो एडजॉर्बेंट एक लेयर फॉर्म कर देंगे उसके ऊपर, जिससे वो हमारा उसमें से वाटर जो है अब्जॉर्प्शन
होता रहेगा, ठीक है। तो वाटर का अब्जॉर्प्शन कम होगा, ठीक है। फिर जिससे हमारा वाटर का अब्जॉर्प्शन कम होगा और स्टूल हमारा ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रहेगा। जैसे केवलिन फैक्टेंट, अब्जॉर्बेंट क्या होंगे, जैसे ये हमारे अब्जॉर्ब वाटर एंड सॉइल टू मेंटेन कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे, जैसे स्पागुला और मेथाइल सेलुलोज वगैरह है, ठीक है। देन इसके बाद हमें ड्रग पढ़नी है, ड्रग यूनिट एपेटाइट सप्रेटेंट, एपेटाइट स्टिमुलेंट, ठीक है। तो भूख बढ़ाना और भूख घटाने की दोनों ड्रग बढ़नी है। तो पहले समझते हैं डाइजेस्टिव डिसऑर्डर क्या होता है। तो बेसिकली जो ओबीस पेशेंट होता है उसे तो दिए जाते हैं एपेटाइट सप्रेसेंट। इनमें एपेटाइट सप्रेसेंट किस डिसीज में दिए जाते हैं, जैसे गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज होती है, GERD। इसमें गैस्ट्रिक एसिड ज़्यादा रिफ्लेक्स होता है, ठीक है। गैस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज में, नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज में और गैस्ट्रॉन, इन सब में हमारे ओबीस पेशेंट को ड्रग दी जाती है एपेटाइट स्टिमुलेंट, वो एपेटाइट सप्रेटेंट। और एपेटाइट स्टिमुलेंट भूख बढ़ाने के लिए, जिसको भूख नहीं लग रही हो, जिसमें सिप्रोहेप्टेडिन सबसे ज़्यादा यूज होती है, ठीक है। तो दीज आर दो ड्रग विच आर यूज टू इंक्रीज एपेटाइट ट्रीटमेंट ऑफ एनोरेक्सिया, ठीक है। और जिसको भूख नहीं लग रही हो उसे एनोरेक्सिया बोलते हैं, ठीक है। अब कॉजेज क्या होती हैं, क्यों भूख नहीं लग रही है, फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है, और GI डिस्टर्बेंस हो सकता है, और टेस्ट और स्मेल की वजह से, ठीक है। अब ट्रीटमेंट कैसे करते हैं इसमें, लेमन दे सकते हैं बाई डाइट, पिकल अचार का यूज़ करके, बिटर का यूज़ करके, कोरिएंडर धनिया कार्डामम का यूज़ करके, फ्लेवर का यूज़ करके, ठीक है। और जैसे हमारे फ्लेवर स्लिप आती है, जैसे हमारी सेप्रोहेप्टेडिन, तो ये हमारी भूख को बढ़ाती है, ठीक है। तो ड्रग हमारी दो ही ड्रग आती हैं, दो, एक इंसुलिन जो जिससे भी ज़्यादा भूख लगती है, बाई प्रोड्यूस हाइपोग्लाइसेमिया, मतलब ग्लूकोज लेवल कम होगा तो भूख ज़्यादा लगेगी। और ऐसे ही सेप्रोहेप्टेडिन, ये हमारे यूज H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, और मैगस्टोल एसिटेट एनालॉजिया और हाइपो कंडीशन जो होती है हाइपरफेगिया, इन सब में यूज होता है, ठीक है। देन एपेटाइट सप्रेसेंट, तो जो ये ओबेस पेशेंट आपको दिखाया गया था, इसमें जो यूज होते हैं वो हमारे एपेटाइट सप्रेसेंट यूज होते हैं, जो हमारे GERD को बचाते हैं, गैस्ट्रोइसोफेगल डिसीज को, ठीक है। सो दीज आर ड्रग्स विच आर यूज टू डिक्रीज एपेटाइट आर मेनली तो ट्रीटमेंट ऑफ ओबिसिटी, ठीक है। सो अगर एपेटाइट ज़्यादा भूख लग रही है तो उससे क्या होगा, एनर्जी और ओबिसिटी बढ़ेगी, ठीक है। एक्स्ट्रा एनर्जी स्टोर होगी एडिपोस्टेशन ओबिसिटी में। अब ड्रग कौन कौन से हैं, सेंट्रल एक्टिंग एडेनिक एजेंट, जैसे सेरोटोनिक एजेंट और एडेनिक। सेंट्रल में हमारे बेंजाफेटामिन, फेंटामिन, फेंटेरामिन और डाइमेट्रोडिनोल, और इसमें डेक्सफ्लोरामीन और फेनफ्लोरामीन, और इसमें सेरोटोनिन, सीवोट्रामीन वगैरह, ठीक है। जैसे ये एंट्रल मार्केट में आता है, ये ओबिसिटी पेशेंट के लिए इसमें होता है डेक्स्ट्रो एम्फेटामिन, सैचरेट एम्फेटामिन एस्पार्टेट और डेक्सोमेटा सल्फेट और एम्फेटामिन सल्फेट टैबलेट, ठीक है। तो ये सारी मिक्स्ड होता है, 20 mg का आता है, ठीक है। तो इससे क्या होती है, पेशेंट को भूख नहीं लगती है, 100 टैबलेट होती हैं, ठीक है। तो सेंट्रली एक्टिंग एजेंट होते हैं, और सेंट्रली एक्टिंग करके ये क्या कर देंगे, इंक्रीज रिलीज ऑफ डोपामिन और नोरएड्रेनालिन, और ऑल्सो डिक्रीज रीअपटेक ऑफ डोपामिन एंड नोरएड्रेनालिन। जिससे क्या होगा, दीज क्लास ऑफ ड्रग डिक्रीज एपेटाइट बाई मोर साइड इफेक्ट के साथ, जैसे एम्फेटामिन, फिनाइल, ये सारी एक साथ यूज होती हैं, और ये हमारे CNS स्टिमुलेंट बढ़ा देंगे, इसका साइड इफेक्ट। और BP टॉलरेंस, BP बढ़ जाएगा, टैकिकार्डिया वगैरह भी हो सकता है ड्रग की वजह से, ठीक है। देन हमारे सेरोटोनिन एजेंट है, सो दीज एजेंट क्या करते हैं, सेरोटोनिन रिसेप्टर के एगोनिस्ट होते हैं, उसके प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे, जिससे एसिड का सेक्रेशन कम हो जाएगा और फूड डाइजेशन भी कम हो जाएगा, ठीक है। देन हमारे सीवोट्रामीन है, सीवोट्रामीन ये इनहिबिट कर देता है रीअपटेक ऑफ 5-HT सेरोटोनिन को। तो सेरोटोनिन क्या कर रहा था, भूख को कम कर रहा था, फूड के डाइजेशन को कम कर रहा था, ठीक है। तो ये हमारे बेसिकली काम होता है। अब हमें पढ़ने हैं डाइजेस्टेंट और कार्मेटिक, जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। डाइजेशन में जैसे हमारा क्या क्या हेल्प करता है, दीज आर दो ड्रग विच हेल्प इन इंक्रीज डाइजेशन ऑफ फूड, और जैसे अमाइलेज है, पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, डाइल्यूट HCl है, तो ये सब हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। अब कॉजेस क्या होते हैं, ये डाइजेशन फैटी एसिड, ग्रीक, स्पाइसी फूड की वजह से डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता। अब ड्रग पेप्सिन, पेपाइन, पैनक्रियाटिक और डायबिटीज़ वगैरह यूज करते हैं। पेप्सिन में हमारे प्रोलाइटिक एंजाइम दैट वी यूज विथ HCl गैस्ट्रिक जूस। अब पेपाइन में प्रोलाइटिक ऑप्टेन बाई पपाया की वजह से, ठीक है। तो इन सब में यूज होते हैं। देन हमारे कार्मिनेटिव है, कार्मिनेटिव भी हमारा एक काम करते हैं, ये भी हमारे क्या करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो दीज आर दो ड्रग विच रिलीफ ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ गैस, मतलब गैस फ्लो करवाते हैं, मतलब प्रोडक्शन ऑफ गैस, ठीक है। फ्लूटेन
पेट फूल जाता है जिसका, उसको कार्मेंटिन दिए जाते हैं। सो दीज ऑफ गैस इन GIT एंड हेल्प टू एक्सप्लेन गैस थ्रू स्टोमच और इंटेस्टाइन से गैस को। ड्रग कौन कौन से होते हैं? एरोमेटिक वॉलेटाइल एसिड, सिनामोन, कार्डिमोन, सीड, जिंजर वगैरह, ठीक है। कोरिएंडर, क्लोव, एस्फोडिडा, हींग, ठीक है। तो दीज आर इंक्रीज मोटिलिटी एंड कॉजिंग रिलैक्सेशन ऑफ स्पेक्टर। स्फिंक्टर का रिलैक्सेशन होगा जिससे गैस प्रोड्यूस होगी, ठीक है। वॉमिट फीलिंग, ठीक है। इसमें हमारे सोडियम बाइकार्बोनेट है, इनकी इरिटेशन डकार को बढ़ा देते हैं। और डाईमिथाइल पॉलीसिलो एक्जेन है, गैस स्केप, गैस को बढ़ा देता है, ठीक है। डीमोल आर्म्स। अब देन लास्ट ड्रग पढ़नी हमें एंटी इमेटिक्स वगैरह, ठीक है। तो इमेटिक्स और एंटी इमेटिक्स किस लिए आती हैं? तो इमेटिक्स जो उल्टी करवाने काम आती है, एंटी इमेटिक्स जो उल्टी को रोकने काम आती है। अब उल्टी या वॉमिटिंग क्या होती है? वॉमिटिंग को रोकने के लिए जो यूज होती हैं वो एंटी इमेटिक्स, और जो वॉमिटिंग को प्रोड्यूस कराती हैं वो इमेटिक्स। अब वॉमिटिंग होती क्या है? तो बेसिकली दीजिए फोर्सफुली एक्सप्रेशन द स्टिमुलस कंटेंट आउट ऑफ द माउथ, ठीक है। इसमें क्या होता है? फोर्सफुल एक्सप्रेशन होता है जिसमें जो स्टोमच का कंटेंट होता है माउथ के थ्रू बाहर आ जाता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ वॉमिटिंग इज नॉन इमेसिस बोलते हैं, ठीक है। इमेसिस बोल सकते हैं। अब इमेसिस होता क्यों है? इमेसिस अकर ड्यू टू द स्टिमुलेशन ऑफ वॉमिटिंग सेंटर सिचुएटेड इन मेडुला ओब्लंगेटा में। और वो इमेसिस क्या कर देता है? स्टिमुलेट कर देता है CTGA, क्रोमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, जिससे हमारा इमेसिस कॉज होता है, ठीक है। अब वॉमिटिंग भी कई सारी टाइप की होती है। मोशन सिकनेस, मॉर्निंग सिकनेस, ठीक है। मोशन ड्यूरिंग द मोशन के द्वारा, ठीक है। मॉर्निंग टाइम में जो अगर किसी उल्टी आ रही है तो उसे मॉर्निंग सिकनेस होते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है। और देन कीमोथेरेपी इंड्यूस इमेसिस और पोस्ट ऑपरेटिव इमेसिस, ठीक है। ऑपरेशन के बाद वॉमिटिंग जो आती है। अब ये होती क्यों है? तो बेसिकली ये हमारा ब्रेन है, इसके अंदर ये CTGA रिसेप्टर है। यहाँ पर हमारे दो होते हैं, एक CTGA और एक वॉमिटिंग रिसेप्टर। तो इन पे हमारे अगर स्टिमुलेशन मिलता है इन्हें तो ये हमारे वॉमिटिंग प्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है। अब इसमें हमारा CTGA भी हम इमेसिस कॉज करवाता है। तो इसमें हमारी दो ड्रग पढ़नी है, इमेटिक्स और नॉन एंटीमेटिक्स, ठीक है। सो दीज आर दो इमेटिक्स क्या होती हैं? जो उल्टी प्रोड्यूस करवाएं। दीज आर दो ड्रग प्रोड्यूस वॉमिटिंग फॉर ट्रीटमेंट, दे एक्ट में CTGA और कॉज वॉमिटिंग इमेसिस, ठीक है। इन सबको कॉज करते हैं। जैसे एपोमॉर्फिन है, आइपेकेनुआ है, ठीक है। एपोमॉर्फिन ये हमारे सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव होती है जो इमेसिस कॉज करवाती है, ठीक है। ये हमारे जो पार्किंसन डिसीज होती है उसमें ट्रीटमेंट में भी दी जाती है। और आइपेकेचुआ है, ठीक है। ये ड्राइड रूट ऑफ आइपेकेचुआ कंटेंट इमेटिक्स सिरप, आइपेक नाम से ये हमारी होम्योपैथिक सिरप होती है, ठीक है। जो हमारी उल्टी करवाने में, जैसे कि मान लो किसी ने पहल लिया पॉइजनस लिया तो उसमें ही यूज़ करते हैं आइपेकेचुआ का, ठीक है। तो ये हमारी मार्केट के अंदर एपोमॉर्फिन मिलती है, सबलिंगल। ये हमारी किस्में उसमें पार्किंसन डिसीज में यूज होती है। जैसे एपोमॉर्फिन का इंजेक्शन मिलता है, ठीक है, 10 mg। तो ये भी हमारा सबक्यूटेनियस इंजेक्शन होता है, इन्फ्यूजन, ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन डिसीज, ठीक है। उसके बाद हमारे दूसरा था आइपेकेनुआ। ये आइपेकेनुआ एक प्लांट होता है, उसका रूट होती है, जड़ होती है। ये क्या करती है? फूड पॉइजनिंग, नोजिया, क्रैम्प वगैरह वजह से होता है मोशन सिकनेस, उसमें क्या करती है? उल्टी प्रोड्यूस करवा देती है, ठीक है। तो ये हमारे इफेक्ट होते हैं इमेटिक्स के। अब एंटी इमेटिक्स क्या होती हैं? दी ड्रग विच आर प्रिवेंट और सप्रेस वॉमिटिंग, ठीक है, जो वॉमिटिंग को कम कर देती हैं। तो एंटी इमेटिक्स के क्लासिफिकेशन आप ऐसे याद कर सकते हो, मीट 5 पीपल एंड नॉन हैव एनी नॉलेज, ठीक है। 5 पीपल से हम मिले जिनके पास कोई नॉलेज नहीं थी। मीट 5 पीपल, 5 से 5 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जैसे ऑन्डेंसेट्रॉन, गैस्ट्रिसेट्रॉन, डोलेसेट्रॉन, एरेमोसिस्ट्रॉन वगैरह। पीपल से प्रोकाइनेटिक एजेंट जैसे मैक्टोप्रोपाइड, डोमपेरिडोन वगैरह, ठीक है, प्रोकाइनेटिक। और देन एंटीकोलिनर्जिक या GI ड्रग, स्कोपोलामीन, डाइसाइक्लोमीन। और न्यूरोलेप्टिक में क्लोरफोर्मामीन, प्रोमाजीन और हेलोपेरिडोल, ठीक है। और हेलोपेरिडोल्स और H1 ब्रोफोमेन, डाइफेनहाइड्रामीन वगैरह, ठीक है। तो ऐसे आप याद कर सकते हो इसको। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन है एंटीकोलिनर्जिक, प्रोकाइनेटिक, न्यूरोलेप्टिक, H2 एंटीहिस्टामिनिक, 5-HT3 एंटाहिस्टामिनिक। तो इसमें हायोसिन है, डाइक्लोमीन है, मिथाइलक्लोवन है, डोमपेरिडोन है, ठीक है। तो ये हमारे एंटीकोलिनर्जिक में हायोसिन है, डाइक्लोमीन है, और प्रोकाइनेटिक में
मेथोक्लोरप्रोपामाइड है, डोमपेरिडोन है, ठीक है। उसके बाद हमारे न्यूरोलेप्टिक में क्लोरप्रोपाजीन है और ट्राइफ्लूरामाजीन है, ठीक है। और देन H1 एंटीगोनिस्ट प्रोमेथाजीन है और डाइफेनहाइड्रामीन है। और 5-HT एंटागोनिस्ट में ऑन्डेसिट्रोन और गैस्ट्रीसेट्रोन, ठीक है। अब एंटीकोलिनिन में हायोसिन क्या होता है, ये हमारे एंटी इमिटिक इफेक्ट शो करता है, ठीक है। ये ब्लॉक कर देता है हमारे CTZ रिसेप्टर को, ठीक है, जो वॉमिटिंग कॉज करवा रहा था, जैसे डाइसाइक्लोमीन है और मोशन सिकनेस, ठीक है। देन प्रोकाइनेटिक, ये भी हमारे CTH में D2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं, जैसे डोमपेरिडोन है, ठीक है। ड्रग हमारी क्या करेगी, D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगी और जिससे क्या करेगी, वॉमिटिंग हमारी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे GI में मोटिलिटी को बढ़ा देगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को कम कर देगी, ठीक है। और न्यूरोलेप्टिक दीज ब्लॉक D2 रिसेप्टर ऑन CTG है, ये भी हमारे D2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं, जो पोस्ट प्रेडिल नोजिया और वॉमिटिंग होता है उसको कम कर देते हैं, ठीक है, जैसे प्रोफ्लोफान। अब ये हमारा बेसिकली नोजिया और वॉमिटिंग होती क्या है, अब बेसिकली ये ब्रेन है, यहाँ पे हमारा कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन है, CTZ है, ये वॉमिटिंग सेंटर है। तो क्या होता है, स्टोमच से सिग्नल आता है कोई भी ड्रग टॉक्सिक है, ठीक है, तो यहाँ से वेगल एफरेंट जाएगी और इस वॉमिटिंग सेंटर पे जाएगी। वो क्या करेगा, वॉमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट करेगी। स्टिमुलेट करने के बाद वो क्या करेगी, हमारे CTG 5-HT इन सब रिसेप्टर से हमारे रिसेप्टर क्या होंगे, आउट होंगे। ये रिसेप्टर अपना एक्शन शो करेंगे और वॉमिटिंग प्रोड्यूस करेंगे। यहाँ से सेंसरी वेगल आएगा और वो अपना एक्शन मतलब वॉमिटिंग प्रोड्यूस करेगा। अब इनमें ड्रग कौन सी दी जाती है, अब इस CTG जो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन होता है, इसके पास रिसेप्टर होते हैं जैसे 5-HT, D2 रिसेप्टर, डोपामिन रिसेप्टर, NK रिसेप्टर, ENK रिसेप्टर वगैरह, ठीक है। और इधर ऊपर होते हैं हमारे BN रिसेप्टर, M रिसेप्टर इसी CTZ के पास, ठीक है। और तो ये हमारे यहाँ पे पहला आता है रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जैसे ऑन्डेसिट्रोन है तो 5-HT पे ब्लॉक करेगी, ठीक है। और जैसे डोमपेरिडोन वगैरह थी वो D रिसेप्टर डोपामिन रिसेप्टर पे, और मैक्टोक्लोमाइन वगैरह वो हमारे DA रिसेप्टर 5-HT दोनों पे, ठीक है। और रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हायोसिन और साइक्लिजीन वगैरह ये हमारे M जो रिसेप्टर होता है उसको ब्लॉक करती है, ठीक है, मस्करेनिक रिसेप्टर को, ठीक है। और जो ऑन्डेसिट्रोन होती हैं वो हमारे 5-HT रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं, ठीक है। तो वही हमारा काम है। जो H1 सबमिट थी वो हमारे इस वाले को रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे, जो हमारा H1 रिसेप्टर था, ठीक है, इसको ब्लॉक करते हैं, जो हमारे रेंटिन वगैरह है, ठीक है। प्रोमेथाजीन है, डाइफेनहाइड्रामीन है। देन 5-HT एंटागोनिस्ट, ये हमारे ऑन्डेसिट्रोन वगैरह ये 5-HT रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगे CTZ में, ठीक है, सिग्नलिंग। तो ये हमारी पूरी यूनिट थी, फर्स्ट यूनिट, ठीक है। तो इसमें हमारे डोमपेरिडोन मार्केट के अंदर बच्चों के लिए सस्पेंशन आता है और बड़ों के लिए टैबलेट आती है डोमपेरिडोन उल्टी की, ठीक है। तो बेसिकली ये फर्स्ट यूनिट पूरी कंप्लीट होगी। थैंक यू।